नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कोर्स लॉन्च किया और वो कोर्स क्या है? लाइव फाउंडेशन कोर्स स्टडी IQ IAS हिंदी ने शुरू किया है और लगातार हम लोग आपको इसके फीचर्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि कल लाइव क्लास में मैंने एक एक फैकल्टी से आपकी मुलाकात कराई थी, आपके सवाल भी पूछे थे। आपने जो सवाल लाइव में पूछे वो मैंने उन फैकल्टी से पूछे, लेकिन मेरे सवाल कुछ रह गए थे। तो उन सवालों को पूछने के लिए मैंने ये मौका छोड़ा नहीं है। मेरे साथ पूरी की पूरी कोर्स की टीम साथ में मौजूद है। इनमें से बहुत सारे लोगों से आप लोग परिचित हैं क्योंकि यूट्यूब पर लगातार क्लासेस करते हैं, फिर भी मैं परिचय कराऊंगा। अतुल सर हैं मेरे राइट साइड में, इकोनॉमी की क्लासेस लेते हैं आप। साथ ही 4 बजे हिंदू वाला प्रोग्राम जिसमें इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल होता है, लाइव मिनट भी शामिल होता है, उसके एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण करते हैं। ललिता दहिया मैम हैं, ये बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ देने वाली हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, और उस सरप्राइज़ के बारे में लेकिन आज नहीं बताएंगे। पॉलिटी पर इनकी ज़बरदस्त पकड़ है, पेपर 2 इनका पूरा ही ज़बरदस्त पकड़ वाला एरिया है और इस कोर्स में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही मनीष श्रीवास्तव, मनीष जी साइंस टेक के टीचर हैं और साथ ही भूगोल भी पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 विषयों के तो महारथी हैं, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई एक विषय पर ही रहिए, तो ज़्यादातर एक विषय पर रोका गया है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फिर परिचय कराऊंगा आगे। पॉलिटी अतुल सर पॉलिटी कोर पॉलिटी वाले हैं, ललिता मैम पॉलिटी वाली हैं, इधर अमरेंद्र सर हैं जो पॉलिटी वाले हैं, विरत सर हैं जो इतिहास पढ़ाते हैं आपको, ये भी पॉलिटी वाले हैं, और मैं अंतिम तौर पर पॉलिटी वाला हूँ ही, लक्ष्मीकांत पढ़ा ही रहा हूँ। तो सिर्फ पॉलिटी के लिए इतने सारे लोग हैं। ऐसे ही अन्य विषयों में है, तो जिसका भी मैं परिचय कराऊंगा आज बता दूंगा कि उनका एक और एक्सपर्टीज़ क्या है। जैसे साइंस टेक और ज्योग्राफी इनकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, मनीष सर की। ओम सर हैं, ओम सर करंट अफेयर्स के महारथी हैं, इनको बहुत लंबा अनुभव है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का, उस लेवल पर उनकी सफलता में बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई है और करंट अफेयर्स पर रोज़ आपको जो वीडियो देंगे ओम सर देंगे। लेफ्ट साइड चलते हैं, ठीक है, अमरेंद्र सर एथिक्स आपको अभी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ाएंगे बैच 1 में, शुरुआत इन्हीं से होगी। हमारे साथ हैं मुकुल भारद्वाज सर जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, और भूगोल के साथ जो चीज़ें होती हैं वो जो विषय होते हैं। विरत सर इतिहास, ठीक है, पॉलिटी इनका सब्जेक्ट है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, राज्यव्यवस्था सब्जेक्ट है लेकिन इतिहास इनका बहुत गहरी पकड़ है इनकी, तो इतिहास पढ़ाएंगे आपको। और साथ ही जो सबसे ज़रूरी बात, जहाँ रिज़ल्ट फंस रहा है, वो बैठे हुए हैं दिलीप मौर्य जी। दिलीप मौर्य सर पढ़ाएंगे आपको CSET। तो ये हमारी टीम है, एक आध सदस्य इसमें नहीं है किसी वजह से, लेकिन आज हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अतुल सर के पास ही आता हूँ। अतुल जी बताएंगे कि UPSC की तैयारी को लेकर, मैं एक स्टूडेंट हूँ इस पूरे, इसमें 4 लोग, इधर 4 लोग, मुझे तैयारी शुरू करनी है, ठीक है, और आपने कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में अगर मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे क्या फ़ायदे होंगे, मैं कितना भरोसा करूं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद चांसेस हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा? देखिए, UPSC कोर्स की तैयारी के साथ या इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती ज़्यादातर बच्चों के सामने आती है वो आती है मटेरियल की बहुत ज़्यादा सप्लाई। कि आज अब देखेंगे, जैसे शायद आज से 15 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, व्यक्ति कुछ किताबें चुनता था या कोई एक कोचिंग चुन लेता था, उसके ज़रिए पढ़ाई करता था। शायद हम सब ने अपनी तैयारी ऐसे ही करी थी कभी ना कभी। सही बात। लेकिन अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप, जैसे मैं अपने विषय की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपके पास कम से कम 15 पुस्तकें उपलब्ध हैं। आपके पास बजट अभी आया था हाल ही में, बजट के मैं यूट्यूब पर देख रहा था कम से कम 250 विश्लेषण आ चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो 500 पेज का होता है, आर्थिक सर्वेक्षण के आने के 5 घंटे के अंदर उसका भी विश्लेषण आ गया। अब मुझे नहीं पता कि 500 पेज की किताब का 5 घंटे के अंदर विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, लेकिन लोगों ने कर दिया है। तो एक छात्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती अब ये बन गई है
कि उसको चयन करना पड़ रहा है कि अभी इतना सारा उसके पास कंटेंट उपलब्ध है, और क्योंकि वो छात्र है, वो विशेषज्ञ तो है नहीं, तो उसके लिए ये चयन बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारे छात्र और मेरे छात्र जो मतलब जिन लोगों से मैं बात करता हूँ और चैट करता हूँ लाइव चैट के जरिए अपने यूट्यूब वीडियोस में भी, वो इस बात से सहमत होते हैं सामान्यतः कि अगर वो 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, उन 10 में से 9 से 9.5 घंटे वो खराब कंटेंट देखकर गुजारते हैं। उसको वो देखते हैं या पढ़ते हैं कहीं से डाउनलोड करके, उनको लगता है नहीं ये अच्छा नहीं था। तो शायद वो 10 घंटे का इन्वेस्टमेंट जो है उससे उन्हें 1 घंटे का फायदा मिल रहा है, जब वो 9 घंटे गुजार के 1 घंटे के अच्छे कंटेंट पे आ रहे हैं। यहां पर एक कोर्स का फायदा आता है। कोर्स का फायदा ये होता है कि हम एक क्यूरेटेड तरीके से हम ये चयन कर लेते हैं कि आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। उसमें टीचर्स टीम की जो ओपिनियन होता है, उनका जो विचार होता है वो बेहतर होता है, क्योंकि अनुभव है और सब विषय की पकड़ थोड़ी ज़्यादा है। उसके कारण हम लोग एक बहुत ही संयत तरीके से, इनफैक्ट बहुत संयम बरतना पड़ता है कोर्स के लिए सिलेबस बनाते हुए, कि क्योंकि हमको ये पता है कि 13 महीने 14 महीने के अंदर हमको पूरा सिलेबस खत्म करना है। बिल्कुल 14 महीने मैं उसको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा सकता बच्चे को। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें इंपॉर्टेंस देखते हुए सिर्फ एक सोर्स अच्छे से पकड़कर उससे पढ़ाना पड़ता है। तो ये जो बच्चे का अननेसेसरी तरीके से, एक मतलब बिल्कुल अवांछित तरीके से समय खराब होता है, ये बचता है एक फॉर्मल कोर्स के जरिए। मेरे विचार में आजकल का जो इकोसिस्टम है यूपीएससी की तैयारी में, इसमें एक फॉर्मल, एक औपचारिक कोर्स की सबसे बड़ी महत्ता यही है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण कही, हालांकि इन्होंने तुरंत अपने विषय को पकड़ कर बात कही, सप्लाई और डिमांड पर फाइनली आप ले गए इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक्स में सर की कितनी गहरी रुचि है। अमरेंद्र सर के पास चलें अगर, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय एक बड़ा संकट तो है ही कि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मटेरियल है। जैसे मैं लक्ष्मीकांत की अगर बात कहूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश में लक्ष्मीकांत इंग्लिश में पढ़ाया है, लेकिन एक सामान्य स्टूडेंट के लिए, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए चुनौती तो है ही। बिल्कुल। एक और बात जो हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को जब हम पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि भाई कितना पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसको ये समझ में है कि छोड़ना क्या है। बिल्कुल। आप जब कोर्स में पॉलिटी पढ़ाएंगे इस वाले इशू पर, अगर स्टूडेंट की समझ डेवलप करनी है तो क्या कोई मेथड होता है इसका कि स्टूडेंट की समझ ऐसी डेवलप हो कि उसको समझ में आए कि भाई यही ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल भी है। ये पूरा का पूरा मेथड है। जैसे पॉलिटी लगभग 13 साल हो गए पढ़ाते मुझे, तो लगातार मैं देखता हूँ कि बच्चों के 2-3 कंसर्न हैं। एक तो रटने वाला कॉन्सेप्ट है कि सर पॉलिटी में रट लिया जाए, अनुच्छेद पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि पॉलिटी को कैसे समझा जाए, और ये वाली बात सबसे बड़ी बात है कि क्या छोड़ा जाए, ये समझ में आए। इसके लिए मैं हमेशा छात्रों से कहता हूँ कि आप आँख मूंद के बस किताबों को पढ़ने में ना लग जाएं। जैसे आजकल यूट्यूब पे भरमार है, हर कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, और बहुत सारा टाइम आपका ऐसे बिना मतलब के स्ट्रेटजी में चला जाता है। तो मेरा सीधा सा ये फंडा रहता है बच्चों को बताने का कि भाई आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा लो, एक बार उस प्रीवियस ईयर के प्रश्न पे आप नज़र डाल लो। उससे क्या होगा कि आपके समझ में आ जाएगा कि भाई क्या पूछा जाता है। इससे मतलब ये नहीं कि आपने वो विषय पहले पढ़ रखा है कि या नहीं। फिर उसके बाद एक फॉर्मल रीडिंग आप लगाएं। पुस्तक कोई भी हो सकती है। मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिटी में कोई ऐसी पुस्तक, एक पुस्तक नहीं है जिसको पढ़ के ही आप सवालों के उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर असली बात यह है कि आप विषय की समझ अगर आप विकसित कर लेते हैं तो कोई भी पुस्तक पढ़ के आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जब आप रीडिंग लगा रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर आपने सवाल देखे हैं तो आपको ये पता लगता है कि एक्चुअल में क्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोबारा से फिर आप पढ़ने के बाद फिर से सवालों को करें तो आपको एक बात समझ में आ जाती है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके लिए दूसरा कोई नहीं समझा सकता है कि कैसे पढ़ना है ना। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप जिस तैयारी में आ रहे हैं उस तैयारी में आप क्यों आ रहे हैं ये अपना क्लियर कर लें। फिर कैसे वाली बात पे हम शिक्षक हैं, हमारा काम है कि जहाँ आपको डाउट है, जो बात नहीं समझ में आ रही है, वहाँ हम आपका मार्गदर्शन कर दें। तो पॉलिटी बड़ा सरल विषय है, बशर्ते इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आसानी से समझ लिया जाए और रटने वाली जो बात है वो पूरी निकाल दिया जाए दिमाग से। ना तो अनुच्छेद रटने हैं, ना तो संस्थाएं रटनी है, मतलब ऐसा कुछ रटने वाला नहीं है। और मेरा ये अभी तक का जो अपना अनुभव है, पिछले 13 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई किसी भी स्टूडेंट ने ये कहा नहीं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़
कि आजकल जो यूट्यूब पे कंटेंट है या बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तथ्यात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लें, कोई भी एक छोटा सा अनुच्छेद अगर वो बता रहे हैं, तो उसपे कम से कम उनको लगता है 10, 12, 15 वो सुप्रीम कोर्ट के वाद पढ़ा देते हैं। अब बच्चा इस बात को लेके परेशान है, और आज तक मेरा जो अनुभव है 10-12 वाद से ज़्यादा यूपीएससी ने पूछा हाँ, नहीं है। सही बात। हर बार वो सवाल उन्हीं से पूछता है जो कि जो बहुत महत्वपूर्ण बहुत फैसले महत्वपूर्ण हैं, है। बहुत। तो आप एक-एक अनुच्छेद पे 10-10, 12 मतलब वाद पढ़ा के आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? फिर तो वो वहाँ पे परेशान रटने है वाली बच्चा, समस्या हो रटने जाती है। फिर और कोई तरीका नहीं बचता। तो हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि बच्चे के अंदर जो बेसिक समझ है वो डाल दिया जाए, बाकी का जो काम है वो स्टूडेंट खुद ही कर लेता है, और हम कितना भी उसके भीतर तथ्य डालने का प्रयास करें वो नहीं ले सकता उसको, उसकी भी एक अपनी लिमिट है। तो ज़रूरत मेरी इस बात पे हमेशा रहती है कि मैं उनकी अवधारणात्मक समझ, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उस पे फोकस करूं, और साथ में बच्चे को भी मेहनत कराऊं, क्योंकि जो मेहनत स्टूडेंट करेगा वो उसका होगा, और हम ही जो मेहनत करेंगे तो वो तो मेरा ही हुआ। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों को भी मेहनत कराई जाए, सारी मेहनत हम ही न करके आए कि सब हम ही आगे पढ़ा रहे हैं तो हमारा ही ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बच्चे तो वहीं खड़े हैं। ये बेसिक चीज़ है और सरल है, और एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि सबसे ज़्यादा सवाल अगर आप यूपीएससी में किसी विषय को कर सकते हैं आसानी से पढ़ के, तो वो पॉलिटी विषय है, ये आसान है। ये बाकी लोगों के साथ अन्याय नहीं है? जो फैक्ट है पूरी सर वो सहमति नहीं फैक्ट है इस बात से, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये रटने वाली बात पर विरत सर के पास तो आपका विषय इतिहास है, और रटने वाला जो परसेप्शन है मन में बना हुआ है कि भाई इतिहास तो रटने से ही समझ में आएगा, याद होगा, लिखा जाएगा। और आपने जब इतिहास पढ़ाया तो बच्चों को लगा कि ये रटने के अलावा समझने वाली भी चीज़ है। तो मुझे इतिहास के विषय में बताइए कि वाकई ये परसेप्शन कितना जायज़ है कि इतिहास तो रटने की चीज़ है, इतिहास में करना भी क्या है भाई, डायनेमिक है नहीं, करंट में कुछ होता नहीं, बिल्कुल ठीक है, बशर्ते कि कहीं मतलब जीवाश्म न मिल जाए उस समय के जो इतिहास से ताल्लुक रखता है तो फिर प्राचीन इतिहास का खोज हो रहा है वहाँ पे। देखिए सर, सबसे पहले तो यही है कि हिस्ट्री जो है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको इतिहास विषय के अनुसार अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप। हमेशा मैं बोलता रहा हूँ उनको कि आप इतिहास को थोड़ा सा जीने का प्रयास कीजिए। मतलब प्रैक्टिकली, वैसे तो आजकल टाइम वॉच है नहीं, मतलब ऐसा कोई मशीन नहीं है जिसमें हम पीछे जाएं और उस जगह को जिएं, लेकिन कल्पना के सहारे आप ऐसा कर सकते हैं। और इतिहास में जो चीज़ बीत गई है, जो इतिहास बन गई है, उसमें यदि अगर आप जी लिए, उस कंडीशन को जी लिए। सबसे सर एक प्रॉब्लम इतिहास में ये भी आती है कि हम थोड़ा इतिहास बायस्ड होके पढ़ते हैं। किसी ने किसी किताब के थ्रू पढ़ा होगा या किसी ने किसी शिक्षक के थ्रू पढ़ा होगा, तो उसके ही विचार उसके मन में जाने लगते हैं। तो ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प ये है कि आप तथ्यों को सुन लीजिए, उसके बाद उस स्टोरी में जी लीजिए और फिर सोचिए कि उसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो एक तो तरीका ये है कि इससे थोड़ा रटने से आप बच जाएंगे। रटने की सीमा इतिहास में सिर्फ वहीं रह जाएगी जहां पे एक्चुअल डेट्स आपको याद करनी है। अब कोई भी डेट है, जैसे मान लेते हैं कि पानीपत के युद्ध को लेकर के बहुत बार ये होता है कि 3 युद्ध हैं, तीनों आपने डेट याद कर ली। कोई भी इस तरीके की, तो जो फैक्चुअल है, मेरा सलाह यही है स्टूडेंट्स को कि हिस्ट्री में भाई अगर आपको कुछ भी रटने जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है तो वो 1 या 2% डेट्स है। और आजकल अगर आप यूपीएससी को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि डेट्स पे ही फोकस होकर कोई क्वेश्चन पूछे जाते हों कि इस वॉर की कोई डेट बताइए, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे वॉर्स होने के पीछे क्या रीज़न हो सकते थे, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, या उसके क्या रिजल्ट रहे, इन पे क्वेश्चंस आता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये रटने की नहीं, ये समझने की और उसमें जीने की चीज़ है। जितना आप रहेंगे, जितना जिएंगे, उतना ही अच्छे से आप इतिहास का आनंद उठा पाएंगे। अब ये कहना कि मेरा इतिहास विषय है और अन्य सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छी स्टोरीज इसमें है, ये एक मतलब चुनौती बड़े, हाँ ज्यादती तो हो ही जाएगा, बाकी लोगों से मैं सीधा चुनौती पे आ जाऊंगा, तो मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन फिर भी इतिहास में नो डाउट आपके पूरे इतिहास में स्टोरीज ही स्टोरीज हैं। आजकल तो सर फिल्म भी जो बन रही हैं, कई आप देख रहे होंगे इतिहास पर आधारित फिल्में बन रही हैं। आप शायद हो सकता है उनके पास मिर्च मसाला ना बचा हो, ये भी एक हो सकता कारण। लेकिन हम अपने विषय की बात करें तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसमें कहानियां बहुत मिलती हैं। कहानियों से अब इतिहास पढ़ना भी जरूरी इसीलिए कि उन कहानियों से आप सीखें,
आज के समय में कुछ वैसा हो रहा हो तो आपके पास में वो ज्ञान हो, वो समझ हो, और जब आप एक सिविल अधिकारी बनने जा रहे हैं तो समाज की ही सेवा करेंगे, लोक सेवा अधिकारी आप बन रहे हैं, और लोक की समझ कि पहले कैसा लोक था, अब कैसा लोक होगा, आगे कैसे सर्व करेंगे आप, उसके बीच में आप जी रहे हैं, वहाँ पे वर्तमान में जी रहे हैं, तो उसकी समझ वहीं से विकसित होगी। आगे तो आप हैं नहीं, भविष्य में आप हैं नहीं, भविष्य में क्या होगा उसकी परिस्थितियों से कैसे निकलेंगे, उसकी विकास, उसकी समझ की जो विकास है वो पद्धति आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो उसे रटें नहीं, उसे सीखें, उसे पढ़ें, उसे जिएं, यही मतलब मैं। फिर भी मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग, अतुल आईआईटी से हैं आप, जो इस बैकग्राउंड से लोग तैयारी करते हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए तो वाकई इतिहास थोड़ा थ्रेट की तरह नहीं लगता उन्हें? थ्रेट की तरह है, लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ उसमें एक्चुअली, कि मैं जैसा विरद ने अभी बोला, मैंने कभी इतिहास ऐसे नहीं पढ़ा था जब तक मैं 9th क्लास में था। मैं एक्चुअली अपने स्कूल टाइम में जा रहा हूँ। जब तक मैं 9th क्लास में था मैं भी इतिहास को बस रटता था कि यार बाबर आया, अकबर आया, वो बाबर, वो क्या था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये सब मैंने भी ऐसे सीरियल से याद किए हुए थे कि ये लोग आए, इतने इतने साल इन्होंने शासन किया और ये लोग इस तरह से चले गए। 9th क्लास में क्या हुआ, मेरे स्कूल में एक नए टीचर आए, बहुत युवा व्यक्ति थे, आई थिंक 24-25 साल के होंगे, और उनको काम दिया गया हमें विश्व युद्ध पढ़ाने का। अच्छा। 9th में या कब होता है विश्व युद्ध, एनसीईआरटी का जो सिलेबस था बेसिक, और उन्होंने हमको विश्व युद्ध, खासतौर पर दूसरा विश्व युद्ध, एक ऐसे तरीके से पढ़ाया कि वो मुझे आज तक याद है। मैं उसको आज अभी पढ़ा सकता हूँ। वो क्या करते थे, वो क्लास में हमको रोल दिया करते थे कि तुम जापान हो, तुम जर्मनी हो, चलो अभी देखो तुम्हारी सुरक्षा को खतरा है तो तुम क्या करोगे, सोचो, एक कागज पे लिख के मुझे देखो। युवा व्यक्ति, 24-25 साल का व्यक्ति था वो, जो ये पढ़ा रहा था, कि आप एक कागज पे लिख के बताओ कि आपके पास 4 ऑप्शंस क्या हैं, और इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेहतर लग रहा है, कौन सा विकल्प सबसे बेहतर है। तो देखो पोलैंड ने वही तो किया, इसीलिए संधि कर ली, आप भी यही करते। तो उस दिन के बाद से मेरा इतिहास को लेकर परिप्रेक्ष्य बदल गया। अब होता भी क्या है, अक्सर ये कहा जाता है कि इंजीनियर्स यूपीएससी में काफ़ी सफल होते हैं। उसका कारण भी ये है कि वो एनालॉजी बनाना शुरू कर देते हैं, कि उनको जिस तरह से 4 साल की ट्रेनिंग होती है इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत सारा सिलेबस होता है, आई एम श्योर बाकी कोर्सेज में भी होता होगा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा सिलेबस होता है, और आपको 4 साल में ऐसी सर्वाइवल टैक्टिक बनानी पड़ती है कि ये शॉर्टकट निकाल लेंगे, एक संक्षेप में तरीका बना लेंगे। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग एक तकनीकी बैकग्राउंड से आते हैं वो इस तरह का एक सर्वाइवल टेक्निक बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड से ज़्यादा दरअसल स्कूल में जिस तरह की शिक्षा हमको दी गई है इतिहास की, या फिर कुछ हद तक भूगोल की भी, वो काफ़ी हद तक और जिम्मेदार है कि हम लोग इन विषयों से बहुत ज़्यादा डरते आए हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही बात। तो यही सही है सर, उसमें जैसे जितना आप अच्छी सी कल्पना कर पाएंगे और परिकल्पना कल्पनाएं जितनी सजीव होंगी, इतिहास में उतना ही आपको सपोर्ट मिलेगा। और जैसे सर ने बताया कि अगर थोड़ा टेक्निकल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये रहता है कि एक तो वही 8वीं 9वीं क्लास के बाद से इतिहास से नाता रिश्ता टूट जाता है, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ही रहते हैं, तो वो टेक्निकलिटी हिस्ट्री में मिलती नहीं है एक्चुअली उन्हें, तो वो मिलेगी नहीं, वो बनानी पड़ेगी उसको। आप डेटाज जो हैं वो टाइम टू टाइम कारण और कथन से उसको चीज़ें जो हैं जोड़ करके जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप वहाँ पे टेक्निक्स मिलेंगी। कोई भी युद्ध यूं ही नहीं हो गया, कोई भी इतिहास यूं ही गठित नहीं हो गया, और जो भी इतिहास यूं ही है उसे हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसे यूपीएससी देख भी नहीं रहा है, यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं देख रहा है एक्चुअली। तो जो इतिहास में चीज़ आ रही हैं वो तथ्यात्मक ही हैं, और वो किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वो ही जुड़ाव ही हमें निकालना है। संबंध नहीं रहेगा तब तक चीजें इसी तरीके से कंफ्यूज करती रहेंगी, तो बच्चे समझेंगे कि भाई इसको याद कर जाना। हाँ। ललिता मैम के पास चलते हैं, उत्तर लेखन को लेकर। सर मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी कमी है यूपीएससी में, वो आंसर राइटिंग पे मेहनत नहीं करना है। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक डायलॉग है जो हम सब देते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहिए, ठीक है, हर एक टॉपर बोलता है कि भाई की है सक्सेस की कुंजी है आंसर राइटिंग करना चाहिए, और अब बच्चे को ये डायलॉग याद हो गया है, उसको पता है आंसर राइटिंग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये बताने की भी तो बात है। बिल्कुल सर, उसके लिए जो सबसे बड़ा शुरुआत है, वो सबसे पहली शुरुआत है सिलेबस से, और सेकंड शुरुआत है बेसिक कवर करने से। कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो सबसे पहले एडवांस बुक पढ़ते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल देती हूँ। जब मैं दिल्ली आई तो मुझे किसी ने बोला कि डीडी बसु से शुरुआत करो पॉलिटी पढ़ने की।
मैं पढ़े भी जा रही थी। तो उन्होंने, जब मैंने बोला कि सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है। मुझे लगा इंटरव्यू दिया हुआ बंदा है, बहुत नॉलेज होगा। मैं नई ध्यान थी। रखिएगा, अब आप भी इंटरव्यू दी हुई है और आप जो बता रही हैं बाद में कोई ऐसे ही कोट न करे कि मुझे लगा इंटरव्यू दी हुई थी, सही बता रही थी। जी डीडी बसु के बारे में मैं जब पॉलिटी पढ़ाता था, सॉरी बस एक सेकंड, मैं अपने सारे छात्रों को बोलता हूँ कि अगर आपने डीडी बसु खरीद लिए, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत सम्मान है उनकी तरफ मेरा, लेकिन मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये किताब वापस करके रिफंड ले आओ ये आपके हम की नहीं है प्लीज। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ना आप अपने बेसिक पे आपको कमांड करनी चाहिए। आप बेसिक एनसीईआरटीज को पढ़ो, और केवल पढ़ो नहीं, उनका मनन करो। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप टॉपिक वाइज कुछ नोट्स बना लो। जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो एनसीईआरटी के पीछे आपको दिखेगा बहुत ईजी सा क्वेश्चन होता है। आप शुरुआत वहां से कीजिए, आप लिखना तो शुरू कीजिए। कई बच्चों को लगता है कि हम तो एकदम परफेक्ट आंसर लिख के मानेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आपको परफेक्ट आंसर तक जाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा। आपको बिल्कुल बेसिक शुरुआत करनी पड़ेगी, 50, 60, 70 आंसर लिखने पड़ेंगे, जब जाके आपकी आंसर राइटिंग में परफेक्शन आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, आप डरते हो लिखने से कि एक ही बार एग्जाम में, मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स रहे थे, एक ही बार लिखेंगे मेंस में, तो मतलब हालांकि क्लियर नहीं हो पाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मेन इशू पे काम करने की ज़रूरत है। आप शुरुआत करो धीरे धीरे। और जहाँ तक आपका मुद्दा है कि लिखें कैसे, तो सर जब हम लिखना शुरू करते हैं, शुरुआत में क्वेश्चन की डिमांड समझना शुरू करते हैं, तो फिर जो आंसर का फ्रेम है कि उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए, मेन बॉडी क्या होनी चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन जैसे जैसे हम 50, 60, 70 आंसर लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें इनोवेशन करेंगे। इसमें हम कोई मैप बना सकते हैं क्या, हमने जो भाषा में कोई बात लिखी है उसको हम डायग्राम से समझा सकते हैं क्या, कंक्लूजन को कितना पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर वही वाली बात मैं रिपीट करूंगी कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तो आप केवल ये सोच के नहीं कि हाँ हम तो इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, आप इसका मतलब सपना देख रहे हो। आपको अगर हकीकत में सिलेक्शन लेना है, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेंस से बनेगी। पीटी पास करके आप आईएएस नहीं बन रहे हो। सही बात। तो आपको बहुत रणनीति के साथ, और इसका एक छोटा सा और मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब भी आप लिखने के लिए बैठते हो, तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चंस को अपना बेस बनाइए। आप फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो आप ये देखिए पॉलिटी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट कहाँ से हो रहा है, आईआर कितना हम स्टैटिक के साथ हमें करंट पे फोकस करना है, वहाँ से आपको ज़बरदस्त आइडिया लग जाएगा। तो मुझे लगता है कि सर एक स्ट्रेटेजी से अगर सही दिशा में मेहनत की और वास्तव में यदि लिखने की कला को विकसित किया, तो आसान हो जाएगी जर्नी। ये बात सर इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं कि मैम ने जो चीज़ कही और आपने कहा कि बच्चे हमने याद कर ली है कि बच्चों को भी याद हो गई है बात की आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो हमारे इस कोर्स में एक प्रैक्टिकल फील दे दिया गया है इसके लिए। और उस प्रैक्टिकल फील में क्या है सर कि जैसे हमने बोला कि आपको ये करना है, मैम ने भी अभी बताया, बच्चा करेगा, 10 दिन तक करेगा, 1 महीने तक करेगा, फिर उसके बाद उसका मोरल डाउन होगा। तो जैसे ही उसका मोरल डाउन होगा, तो ये एक प्रैक्टिकल बात है, ऐसा होता ही होता है सबके साथ तो हम लोगों ने इस चीज़ को दूर करने के लिए इसमें एक फीचर ऐड किया है जो कि मंथन है। और उसमें हम सामने लाइव मेंटोर के साथ वो बैठते हैं, मेंटोर्स के साथ स्टूडेंट बुलाते हैं और उनके साथ लाइव आंसर राइटिंग करवाते हैं। और जो मैम ने कहा कि इसमें डायग्राम ऐड होना चाहिए, इसमें जो है वो कोटेशंस डालनी चाहिए, क्या आंसर राइटिंग का तरीका होना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, कंक्लूजन किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि विरत सर का जो सब्जेक्ट है और जो ज्योग्राफी है, इन दोनों में कंक्लूजन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो ये सारी चीज़ मेंटर्स लाइव करते हैं। तो ये चीज़ जो आपने अभी कहा कि छूट जाती है, बच्चे मतलब कुछ दिन करते हैं फिर नहीं करते, वो चीज़ क्या है हमारे कोर्स में वो लास्ट तक रहेगी, वो क्योंकि साथ में हमेशा कराई जाएगी इसको। सही बात है। देखिए मैंने इसलिए पूछा कि आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है जो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें इंसान को पता होती हैं, लेकिन वही सबसे बड़ा रहस्य बन जाती हैं। जैसे सारी जो बातें हम करते हैं आंसर राइटिंग में, जैसे आपने कहा कि नोट्स बनाना चाहिए, सवाल है कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए जी। अब इस पर
ये ठीक बात है कि मैं अगर बताऊंगा तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा, मेरा तरीका अलग होगा, इनका तरीका अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा, किसी टॉपर का भी तरीका अलग होगा। संकट ये नहीं है, संकट ये है, मान लीजिए कि हमने अभी अभी तैयारी शुरू की है, ठीक है, तो हम सब करीब लग रहा है 12-13 साल 15 साल गुजार चुके हैं ना इस फील्ड में। ज्यादातर वो लोग हैं जो आप 13 साल से मान लीजिए पढ़ा रहे हैं। अब आपको वो समस्या उतनी बड़ी नहीं लग सकती है जो उस बच्चे की समस्या है वो उसको बहुत बड़ी लगती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई कोर्स को डिजाइन इसलिए किया गया है ऐसा कि उत्तर लेखन को लेकर सामने हम प्रैक्टिस कराएं, उसको मोटिवेट करें कि भाई लिखना है, छोड़ना नहीं है, भले 10 मिनट लिखो। और ये ऐसी चीजें हैं जिसमें ललिता मैम ने जैसे कहा कि भाई एक डर बड़ा फैक्टर है, लोग डरते हैं। दूसरा एक लस्ट कि मैं एक ही दिन, वो कयामत का दिन आएगा जिस दिन मैं लिखना शुरू करूंगा और वो दुनिया का सबसे अच्छी कॉपी होगी, सबसे अच्छा आंसर होगा, वो दिन कभी आता नहीं। तो कोर्स इसलिए वाकई बहुत फायदेमंद होता है कि जब आप टीचर्स के साथ एक फील करते हैं ना, मतलब इस कोर्स में सर हमने सिर्फ मेंस का ही ध्यान नहीं रखा है, इस कोर्स में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज़ों का ध्यान रखा है। और मतलब प्री में भी हम लाइव बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते जो कॉन्सेप्चुअल या फिर फैक्चुअल हो, उसके अलावा बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें आपको अलग तरीके से सोच रहे हो और स्टूडेंट अलग तरीके से सोच रहा है, तो वहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, इसको इस वे में सोचेंगे तो आंसर सही निकल के आएगा। क्योंकि वो जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो भी यूज़ होती है, और अब यूपीएससी ने चेंज किया है थोड़ा सा मेथड, एलिमिनेशन ही हटाया है उन्होंने, तो अब क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चाहिए होती है, तो वो चीज़ हमने इसमें प्रीलिम्स में भी डाली है। प्लस जो हिंदी मीडियम में स्पेशली जो झिझक रहती है, बोलने की झिझक, कम्युनिकेशन वाला पार्ट, वो भी उसमें ऐड है, तो वो उस पर भी हम लोग क्या शुरू से ही ट्रेनिंग देंगे जो कि लास्ट तक चलेगी। तो कैसे करेंगे सर? उसमें क्या हम 5 लोगों को बुलाते हैं, 5 लोगों को, जैसे जो मेंटर होंगे उनके साथ जो एसोसिएटेड बच्चे होंगे वो उनको बुला लेंगे, और फिर उसमें एक्सटेम्पोर कराते हैं और उसके अलावा एक जीडी करवाते हैं। तो पहले जब एक्सटेम्पोर होता है तो पहले वो बोल नहीं पाएंगे, शुरू के 5 दिन नहीं बोल पाएंगे। कि हम लोग इस समय हिंदी माध्यम का ही कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो जीडी बोलिएगा तो मैं उससे बहुत संतुष्ट। सर ग्रुप डिस्कशन की बात कर रहा था मैं। हाँ ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं और फिर वहाँ पर जो बच्चों का कम्युनिकेशन इससे बेहतर होता है। धीमे धीमे चीज़ें, प्रक्रिया है ये, एक बार में नहीं होता, लेकिन हाँ एक समय आते आते वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा कि हम आंसर राइटिंग की इतनी बातें करते हैं बच्चों के सामने, तो जब जो बच्चा स्टार्टिंग करता है प्रिपरेशन में, वो बहुत डर जाता है कि भाई मेरे को पहले दिन ही आंसर लिखना है। तो इस जगह पे मेरा ऐसा सोचना है कि यूपीएससी आपको कोई ऑथर नहीं मांग कर रही है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करके कुछ किताबें लिखेंगे। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको आपको फील्ड पे ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक आपने किसी सब्जेक्ट को सीखा नहीं होगा तब तक आप उस पर लिख ही नहीं पाएंगे। और हमारा जो स्कूल सिस्टम रहा है, हमने फर्स्ट से लेकर 12th तक आंसर्स ही लिखे, इसके बाद ग्रेजुएशन में भी आंसर लिखें। तो बच्चों को मैं यहाँ पे सहज होने के लिए कहूँगा, रफ कॉपी, फिर फेयर कॉपी, फिर रफ कॉपी, फिर फेयर कॉपी। ऐसा है कि आंसर्स तो हमने लिखे हैं, लेकिन हम जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें तो आएंगी, और साथ साथ हमारे पास सिलेबस होगा, सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, तो हमें एक समझ धीरे धीरे विकसित होगी कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो टॉपिक पढ़ने के बाद ही लिख पाएंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा सहज मेरे को लगता है कि बच्चों को पहले से होना चाहिए, नहीं तो वो एक डर जो होता है कि शुरुआत ही नहीं हो पाती है, और उस डर में ये रहता है कि यार मैंने पढ़ा है, आज तो मैं इसका आंसर ही नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये एक चीज़, ये एक्चुअली बिल्कुल सही बिंदु है, एक ऐसा हुआ जैसा बना दिया गया है। मेरे साथ भी अनुभव हुआ जब मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट की यूट्यूब पर, तो लिटरली मेरी दूसरी क्लास के बाद बच्चों ने कमेंट किया कि सर हम उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेरा उस पर जवाब ये था कि क्योंकि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, अभी 2 क्लास हुई हैं, आप 10 क्लास करो, 11वीं क्लास से शुरू करो, 10 क्लास तक कुछ मत लिखो। 11वीं क्लास से लेकर भी मैंने उनको बोला कि आप लंबा आंसर मत लिखो, आपके पास कितने पॉइंट्स हैं। अगर मैंने पूछा है आपसे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के आधुनिक तरीके क्या होने चाहिए, तो आपको मुझे आपसे पैराग्राफ, इंट्रो, कंक्लूजन कुछ नहीं चाहिए। अभी इस स्टेज पे जहाँ पे एकदम बिगिनर हो, वहाँ पर आपसे मुझे बस ये चाहिए कि आप 1 बिंदु सोच पा रहे हो या 4 बिंदु सोच पा रहे हो, बस इतना मेरे को जानना है। लिखना मैं आपको आगे सिखा दूंगा, लेकिन आप अगर 1 बिंदु सोच पा रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमको पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है कि ज़्यादातर बच्चों को 1 या 2 से ज़्यादा पॉइंट समझ ही नहीं आते।
उनके पास लिखने के लिए एक या दो ही बिंदु होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जैसा आपने बोला कि हम स्कूल कॉलेज में लिख के आते थे कि उसी पॉइंट को 7 खून माफ की तरह बार बार एक ही कहानी लिख के आओ और उसी कहानी हमने को भी काफी कॉपीज भरी तो आप ऐसे कॉपी भर के आओ पहले जैसे ही क्वेश्चन आया तो पहला स्टेटमेंट तो क्वेश्चन से उठा के लिख दिए इसका अर्थ यह है कि तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर पहले फोकस करें कि उस क्वेश्चन की जैसा किसी अभी बोला था, आपने बोला था कि उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है और उस पर आधारित मैं कितने बिंदु सोच पा रहा हूँ। अगर वो बिंदुओं की संख्या अगर 4 बिंदु अगर आपने सोच लिए तो जैसा आपने बोला अभी कि कोई आपको शशि थरूर होने की ज़रूरत नहीं है आंसर लिखने के लिए, आपको कोई बहुत बड़ा उपन्यासकार होने की आवश्यकता नहीं है। 250 वर्ड्स का आंसर सामान्य तरीके से बहुत सामान्य सीधी भाषा में आप लिख के आ जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास बिंदु होने चाहिए, पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत बड़ा फैक्टर ये है। सर यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी। एक तो जब आप क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना शुरू करते हो ना, तो आप ये सोचो 20-25 आंसर को तो मुझे किसी को नहीं दिखाना है, मुझे लिख देना है और एक तरफ रख देना है, पढ़ लेना है खुद से। लेकिन आपको एक ये भय होता है या फिर ये हेजिटेशन होता है कि सामने वाले को क्या लगेगा, मुझे लिखना भी नहीं आता। कम से कम पहले 20-30 क्वेश्चन ऐसे ही लिख के आप रखिए। और दूसरी बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के बीच में जो एक डिफरेंस होता है ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को टॉपिक्स के कुछ बिंदु को याद करना पड़ेगा कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ समझते हुए। फॉर एग्जाम्पल संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो बच्चे के पास कम से कम 7-8 पॉइंट होने चाहिए दिमाग में कि जैसे ही पार्लियामेंट्री संसदीय शासन प्रणाली के ऊपर क्वेश्चन आएगा मुझे ये पॉइंट लिखने ही है। तो इस तरीके से नोट्स मेकिंग होनी चाहिए पॉइंट वाइज कि हर एक टॉपिक के ऊपर जो विद्यार्थी है उसके पास कम से कम 8-10 पॉइंट हो, ताकि एग्जाम में क्योंकि सर 3 घंटे का समय होता है और 3 घंटे के समय में 20 क्वेश्चन लिखने का अर्थ है 7 से 8 मिनट। और जब हम पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख रहे होते हैं तो कंक्लूजन लिखते लिखते जो अगला क्वेश्चन है वो पढ़ रहे होते हैं हम। इतने ज़्यादा प्रेशर में अगर हमारे पास कुछ रेडीमेड नहीं होगा तो फिर हम थोड़ा कम बेहतर कर पाएंगे। तो सही बात है, ये सब अभ्यास करने की चीजें होता भी है। जो मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम से बच्चे दे रहे हैं, एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो गया और जो शब्द सीमा थी वो भी कम हो गई। अब क्या है कि अब आप वैसे नहीं लिख सकते, लेकिन समस्या क्या है कि पुस्तकें अभी भी वैसे ही छप रही हैं। तो ऐसे में आपको खुद से ही कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको हम बिंदुवार लिखें, और जब रेडीमेड हमारे पास रहेगा तभी हम उसको लिख सकते हैं। वहाँ ये कोई नहीं देखने जा रहा है कि आपको उस विषय पे कितनी समझ है और आपने अभिव्यक्त क्या किया है वो, और ये केवल और केवल अभ्यास से आएगा। हमने देखा है कि जब तक आपका अभ्यास नहीं है तब तक आप अच्छे शब्दों का चुनाव करके आप बिंदुवार आप लिख नहीं सकते हैं। और तो इसके अभ्यास करना है। झिझक वाली बात है जी, उसमें ऑनलाइन कोर्स ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जैसा मैम ने कहा कि कोई क्या सोचेगा कि कैसा लिखा है मैंने आंसर, तो यहाँ पता ही नहीं है कि जो चेक कर रहा है कि किसका आंसर चेक कर रहे हैं, और अगली बार क्या पता आपको दूसरा एवेलुएटर चेक करे। तो यहाँ पर ये चीज़ फ़ायदेमंद रहती है ऑनलाइन कोर्सेज में कि आपको झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा भी लिखें, 250 वर्ड लिखने थे 25 ही लिख पाएँ तो भी लिख करके आप भेज दीजिए। बहुत बार और टीचर के एवेलुएटर सामने ये भी चैलेंज आता है कि आप तो कह रहे हो कि लिखो, आप लिखो, या फिर आप की पॉइंट्स बता रहे हो, लेकिन बच्चा ये सोचता है ना कि आप ही एक बार लिख के तो दिखाओ। तो हमारे साथ तो यही है कि जब हम क्लास शुरू करते हैं तो पहले बच्चों को एक दबाव नहीं डालते कि आप उत्तर लिखो। सबसे पहले पूरा उत्तर ही लिख के लाइव दिखाते हैं 10 क्लास 12 क्लास में। फिर उसको लगता है कि ये लाइव दिखाते हैं, मतलब आप क्वेश्चन पूरा लिखवाते हैं? पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं अच्छा। सामने ही, और वो भी विद इन टाइम। जैसे हमारे पास 5 या 7 मिनट है तो बच्चों को हम लोग समझाते हैं ना कि 5 मिनट में आंसर आपको कंक्लूड करना है, 6 मिनट में। तो बच्चे कभी कभी सोचते हैं सर ऐसा होता थोड़ी है, आप बता तो देते हो, क्या आप लिख पाओगे? तो ये मैं करता हूँ कि भाई देखो आप टाइम देखते रहो, मैं क्लास में ही ये सवाल है, अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, तो पूरा आंसर ही 2 आंसर 3 आंसर जब लिख लेता हूँ तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि किया जा सकता है। तो हम जो कहें वो करके भी दिखाएं, हमेशा पॉइंट की पॉइंट ना बताएं, केवल की पॉइंट वाला उदाहरण याद कर लीजिए। गुड़ छोड़ने के लिए एक बच्चे की माँ ने कहा कि भाई उस बच्चे को गुड़ छुड़वाना है। बिल्कुल, गांधी ने कहा कि भाई हफ्ते भर बाद आना। हफ्ते भर बाद उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ छोड़ दो। गुड़ छोड़ दिया तो माता जी ने पूछा कि तो उसी दिन बोल देते। सही बात। उन्होंने कहा उस समय मैं भी गुड़ खाता था और अब जाकर गुड़ छोड़ा है, तब जाकर बोलने की बहुत बात बार है। लोग कंफ्यूजन आपके अंदर डाल देते हैं। जैसे हम लोग तैयारी करने गए तो यही कहा जाता है कि लिखो, तो एक बार पूछा गया क्या लिखें, तो कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हो वही लिखो।
फिर समझ में नहीं आता कि जो पेपर पढ़ रहा है उसको मतलब ये आलेख और सुलेख करने का क्या फायदा है। हाँ, मतलब दिशा का भटकना भी ठीक नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूं कि जब हम अंतिम तौर पर, आप लोग को मैं बता दूं कि जब आप एक लेवल पर तैयारी कर लीजिएगा, 14 महीने पढ़ लीजिएगा, कोर्स पूरा हो जाएगा, आप उस स्थिति में रहिएगा कि ये जो सारे विषय अलग अलग दिख रहे हैं, दरअसल ये अलग अलग नहीं है, और एक समय पर आकर सब कुछ लिंक हो जाएगा। तब आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पॉलिटी क्यों इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो और करंट अफेयर्स, तो एक मतलब बंडल आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप समझने लगिएगा, फिर लिंक करने लगिएगा। और मेरा मानना है कि इस लिंक के पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैं मानता हूं, जो कि संभवतः सही भी है, वो है भूगोल। इसलिए क्योंकि भूगोल से तय होगा कि उस जगह की इकोनॉमी क्या है, भूगोल से तय होगा कि वहाँ का कल्चर क्या है जी। भूगोल से तय होगा पहनावा, रहन सहन, बिहेवियर, भाई व्यवहार में भी जो चीजें होंगी भूगोल से तय होगा। भूगोल से ही तय होगा कि वहाँ की राज व्यवस्था क्या है। बिल्कुल सर। ठीक है। आपको जब पॉलिटी में आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि इसी देश में बहुत सारे ट्राइबल एरियाज के लिए, हिली एरियाज के लिए अलग तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि वो भूगोल उसके लिए अलाउ नहीं करता कि आप बिहार में जिस तरीके से रन करते हैं कहीं नॉर्थ ईस्ट में किसी हिली एरिया पर रन करें। तो भूगोल एक बहुत बड़ा आधार वाला सब्जेक्ट है, लेकिन भूगोल के साथ है कि उसमें अगर कॉन्सेप्ट की समझ नहीं हुई तो वो सब्जेक्ट कभी भी साथ नहीं देगा। आपका अनुभव इतना साल का पढ़ाने का है, आप इस पूरे विषय को किस तरीके से डील करेंगे कि ये पूरा आधार बिल्कुल निश्चित तौर पर बन जाए और इससे बाकी चीज़ें लिंक होना समझ में आ जाए। सर आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे भूगोल से ही सब चीज़ें डिसाइड होती है, इसीलिए भूगोल और इतिहास को सभी विषयों की माता कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी भूगोल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, किसी भी एरिया को जब पढ़ रहे हैं। और आपने बिल्कुल कहा कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, चूंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा लिंकेजेस इस सब्जेक्ट में है, और यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करना बहुत बंद कर दिया है। अब यूपीएससी भूगोल से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इस कोर्स में जो हमारी मेथडोलॉजी रहने वाली है, वो चूंकि हिंदी माध्यम का बैच है ये, इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो हमारी बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं। कि मार्केट में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जो यूपीएससी के भूगोल के पूरे सिलेबस को कवर कर सके। तो हम पहले शुरू करेंगे हमारी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी हर बार यूपीएससी पिछले 6 सालों से चिल्ला चिल्ला के अपने पेपरों में बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं वो है एनसीईआरटी की किताबें। दूसरी चीज, चूंकि भूगोल में इतने सारे लिंकेजेस हैं, एक बार इतना बड़ा सब्जेक्ट आपका जब क्लियर होता है तो ये बहुत अच्छे से लिंक कर पाओगे आप इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में स्पेशली अगर हम देखें, जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है वो पूरा ओवरलैप है। अगर हम सोशल इश्यूज को देखें, कहीं पे भी कोई भी अगर सोशल इश्यू अराइज हो रहा है तो उसका कारण क्या है, उसके पीछे भी भूगोल एक कारण रहा है। भूगोल में बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर भूगोल में भी जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो लोकेशन है, वो हमको रटनी पड़ेंगी। हमारा ये मेथड रहेगा इस बैच में करंट अफेयर से, जिसको बोला जाता है स्टैटोडायनेमिक। हम इस चीज को लेके चलेंगे कि स्टैटिक पोर्शन को करंट के साथ कैसे लिंक किया जाए या करंट को स्टैटिक के साथ कैसे लिंक किया जाए। सिलेबस इतना बड़ा है, हम कभी भी ये नहीं कह पा सकते कि हम 100% कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर हर दिन आपका सिलेबस बढ़ा रहे हैं और इसके साथ आप स्टैटिक आपको कवर अप करके चलना है। हम लोगों का मेन फोकस ये रहता है कि हम एग्जाम कैसे क्लियर हो। हमको 100 में से 100 नंबर नहीं लेके आने हैं यहाँ पे, ना हमको यहाँ पे पीएचडी करनी है। इसीलिए हमारे हर पेपर का नाम सामान्य अध्ययन रखा गया, जनरल स्टडीज। हमको उस पर जनरल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जो यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। सिर्फ उसका सबसे अच्छा सोर्स रहता है आपका सिलेबस और आपके पीवाईक्यूज। तो सर हमारा जो मेथड रहेगा वो सिलेबस को साथ में रख के, पीवाईक्यूज को साथ में रख के, और उसके साथ हम करंट को क्लब करते हुए चलेंगे आगे। मुझे लगता है कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर ज़रूरत से ज़्यादा समय देने की गलती होती है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, इतिहास वाले जो अध्यापक हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन विश्व इतिहास में इस समय वेटेज देखिए,
पिछले साल तो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। पिछले साल तो इसके क्वेश्चंस नहीं थे, नहीं थे। वो मतलब उसे आप करंट में यूं ही कवर कर सकते हैं, उसको हिस्ट्री जैसे टॉपिक कहने का मतलब है कि कई बार मैंने देखा है कि कोई बच्चा 30-30 दिन विश्व इतिहास पढ़ रहा है। हाँ। जैसे आप में आपदा प्रबंधन है, उस पर कितना वक्त देना चाहिए आपदा प्रबंधन पे? सर आपदा प्रबंधन जैसे जो सब्जेक्ट हैं उनको आप देखोगे तो आप भूगोल में उनका सारा स्टैटिक पोर्शन कवर कर रहे हो। हम लोगों को आपदा प्रबंधन को करंट के साथ लिंक करना है, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जो वेबसाइट है उसकी जो गाइडलाइंस है सिर्फ उतना ही कवर करना है हमको, ज़्यादा समय उसमें नहीं मांगता, वो सब्जेक्ट भी नहीं मांगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 10 से 15 घंटे और साथ में आप करंट उसके साथ लिंक करके चल रहे हो तो इससे ज़्यादा समय उस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको कंसेप्ट हमारे क्लियर करने हैं, इसीलिए बार बार एक आ जाता है कि रीड इन बिटवीन द लाइंस, लाइनों के बीच में जो लिखा हुआ है वो आप समझने की कोशिश करें, वो आप पढ़ने की कोशिश करें, और वही चीज़ हम इस बैच में कराने की कोशिश करेंगे। हम लोग कह देते हैं कि आपको ये रेफरेंस बुक पढ़नी है या ये एनसीईआरटी की किताब पढ़नी है, लेकिन बच्चा जब पढ़ता है तो बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है और वो भूगोल पढ़ रहा है तो उसको लगता है ये एल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे शिफ्टिंग हो रही है कॉन्टिनेंट्स की। तो वो चीज़ पकड़ने के लिए कि उन लाइनों के बीच में क्या लिखा है, वहाँ पे हम लोगों की और इस कोर्स की भूमिका सामने आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री में ये भी तो बच्चे को समझ होना चाहिए ना कि भाई इसमें इतना ही टाइम देना है, इतने में संतोष करना है। कई बार संतोष भी नहीं होता, लगता है कि थोड़ा और पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते। जैसे मान लीजिए जीएस में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्शनल में जिन थियरीज को पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत जीएस में नहीं है। जब आप बोलेंगे भी तो संतोष नहीं होगा, उसको लगेगा कि ये तो स्किप हो रहा है, ये छूट रहा है। कोर्स का फ़ायदा यही होता है कि कोर्स में टीचर आपको जब बताते हैं तो ये भी बताते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे जीएस वाले पोर्शन के लिए ज़रूरी नहीं है, और किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बिटवीन द सिलेबस एक ही सब्जेक्ट के भीतर कई सारे चैप्टर्स उतने रेलिवेंट नहीं, उतने प्रासंगिक नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ मतलब 100 अगर चैप्टर हैं मान लीजिए, तो उसमें से 28-29 ऐसे भी चैप्टर हैं जो आपको पढ़ कर निकल जाना चाहिए एक बार, फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए। सर यहाँ पे मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि यूपीएससी का सिलेबस समुंदर है। आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर चले जाइए, आपको किताबों की भरमार मिलेगी। यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। दूसरी बात, जो पढ़ना है वो एक बार पढ़ना है कि 20 बार पढ़ना है। सही बात। हमें मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान देना है। हमें एक बेसिक, मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि बेसिक और एडवांस एक हमें बुक दिखी, हमें उसे कम से कम 10 से 15 बार पढ़ना है। और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और सर क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं, इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण होगा पिछले सालों के क्वेश्चन से। वहाँ चाहे आप पीटी के क्वेश्चंस उठा लीजिए, चाहे मेंस के क्वेश्चन उठा लीजिए। इसीलिए सर कहा जाता है ना कि मेहनत मजदूर भी करता है, मेहनत इंजीनियर भी करता है। लेकिन हमें ना अपनी मेहनत को सही दिशा और सही रणनीति के तहत करना पड़ेगा, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो आउटपुट है हमारा वो निकल सके। जी ठीक है। एक बड़ा हर्डल हिंदी माध्यम, एक बड़ी बाधा है हिंदी माध्यम के लिए। 2 बाधाएं हैं दरअसल, मैं देखता हूँ साइंस टेक। जी सर। ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चे हिंदी माध्यम में हैं, ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और इसलिए साइंस टेक एक चैलेंज है। जी सर। ठीक है, तो मैं तो साइंस बैकग्राउंड का ही हूँ, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स हूँ, लेकिन हकीकत है कि आज की तारीख में साइंस से ज़्यादा प्यार उधर है। अब बताइए ये इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि एक परसेप्शन ये भी है कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, ठीक है, साइंस टेक को लोग उतना भाव नहीं देते हिंदी माध्यम में, और उसकी वजह से रिजल्ट रुकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि अगर हम मैं जैसे पहले भी बात कर रहा था, अगर सिलेबस की बात करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बात करें, प्रीलिम्स में 23 क्वेश्चन तक साइंस टेक से आए हुए हैं। तो अगर बच्चा इस सब्जेक्ट को इग्नोर करता ही है, और कुछ वजह पे मैं बच्चों की भी गलतियां नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी टीचर की होती है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर, तो अगर टीचर उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहा है
तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो हमारा सबसे पहला यही काम है कि भाई साइंस को इतना लूसिड कर दिया जाए, इतना सरल कर दिया जाए कि भाई बच्चा उसको इंटरेस्ट तो ले, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक आप शुरू ही नहीं करेंगे। और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी कि लातूर वगैरह जो क्षेत्र था काफ़ी सूखा पड़ गया था और वहाँ पे जल संकट हो रहा था। तो महाराष्ट्र में ये किया गया कि IPL के मैचेस तक बैन कर दिए गए थे बॉम्बे में। उसके बाद जो लातूर का प्रशासन था उनको एक सलाह आई थी कर्नाटक प्रशासन की तरफ से कि भाई आप जो खेती में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, जैसे गन्ने की खेती वहाँ काफ़ी होती थी और गन्ने की खेती में काफ़ी ज़्यादा पानी लगता है, तो उन्होंने उनको सजेशन दिया कि भाई आप गन्ने की खेती की जगह दूसरी खेती करिए, तो जिससे वहाँ पे पानी का संकट बढ़ सकता है, क्योंकि आप बड़े लेवल पे IPL मैचेस को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ ब्यूरोक्रेसी से आई थी। सही तो बात। ये कैसे आई? ये तभी आई जब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर, मानसिकता लेकर आप जाएंगे। यस। तो मैं वही कहूँगा, स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि आपको जो है मशीन नहीं बनना है, आपको आगे चलकर बहुत सारे काम करने हैं, फील्ड पे जाना है। और उसके लिए आज की डेट में हमने इतनी बड़ी महामारी फेस की है, इसमें फील्ड पे जो लोग काम कर रहे थे वो ब्यूरोक्रेट्स थे। तो अगर हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, हम उस तरीके से नहीं सोचेंगे, तो हम अपने लिए भी सजग नहीं रहेंगे। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू जो है वो भी आपको साइंस से ही समझने आता है। तो इंटरेस्ट जो डेवलप करना है वो एक टीचर का ही काम है। तो मेरे लिए एक चैलेंज भी है और मैं इसको एक चैलेंज को बहुत एक्साइटेड भी हूँ, इस चैलेंज को कि हिंदी माध्यम में जो है बच्चों को सरल किया जाएगा। अभी यूट्यूब के माध्यम से हमने कुछ चीज़ें चालू की भी थी, लगभग 4-5 महीने से उसको लगातार रन किया है, उस पर रिस्पॉन्स भी हमें मिला है और बच्चों को धीरे धीरे समझ हमने विकसित की है। और वही हमने कोर्स के लिए भी किया है कि एक लिमिटेड टाइम में कि बच्चा, क्योंकि हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, हम देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन बच्चा जब पढ़ रहा है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा है। सही बात। और जैसा सर आपने बीच में कहा भी था कि भाई एक समय के बाद सब जाकर इंटरलिंक ही होना है, तो साइंस का या साइंटिफिक टेम्परामेंट का जैसे कहा जाता है कि पास्ट साइंस बिकम द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, तो जो भूत का विज्ञान है वही तो तकनीक बन रहा है। तो आप भी एक तकनीक ही जो है अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। भूत का विज्ञान तक तो ठीक है, जब विज्ञान भूत की तरह डराने लगे तब क्या? तो सर वहां पे हमारा काम बढ़ जाता है। भाई मान लीजिए अब साइंस पल्ले ही नहीं पड़ती, तो यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि आपको साइंस टेक उस लेवल पर नहीं पढ़ना है। जी सर। कि जिस लेवल पर जाकर आपको सर मैं इसमें चीज़ें जोड़ूंगा, जैसे ये एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी बना हुआ है कि भाई साइंस टेक बहुत ज़्यादा टेक्निकल होगा। अब जब हम इसरो पढ़ते हैं तो हमें इसरो पढ़ने के लिए पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि भाई नेहरू जी ने क्या सोचा है, कहाँ से विक्रम साराभाई ने किस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी मिली है। तो बहुत सारी लिंकिंग चीज़ें हैं। आप मिसाइल प्रोग्राम पढ़ेंगे तो APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि साइंस टेक पढ़ रहे हैं आप तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं। और जो मैं खुद भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ और मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं वो भी साइंस टेक को बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। उनको भी इंटरेस्ट एक समय के बाद जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पे आने लगता है, वो भी सोचते हैं हमें आता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। उससे ज़्यादा जो आर्ट्स बैकग्राउंड से या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं वो थोड़ा डर के मारे पढ़ने लगते हैं, तो उनके मार्क्स उनसे ज़्यादा आ जाते हैं। सर अभी थोड़ी देर पहले जैसे चर्चा हो ही रही थी कि हिस्ट्री को लेकर के साइंस एंड टेक बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होता है उसे हिस्ट्री थोड़ा कम अच्छी लगती है और वो चाहता है कि ठीक है थोड़ा हम साइंस एंड टेक, हमारा वो मजबूत पोर्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स की तरफ भी वो रहता है। ये अगर हम साइंस टेक को देखें तो जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये खौफ उसी तरह से हो जाता है ये वाला सब्जेक्ट साइंस वाला कि हमको तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा मजबूत सब्जेक्ट है और साइंस एंड टेक तो हमने पहले भी कभी नहीं पढ़ा है। वो उनके लिए 7-8 क्लास मतलब 7वीं 8वीं क्लास के बाद उनका साइंस टेक छूट जाता है, ठीक उसी तरह जैसे साइंस टेक वालों का हिस्ट्री ज्योग्राफी छूट जाता है। सही बात। 7वीं 8वीं क्लास के लिए। और यूपीएससी चाहता है कि ये मिलाप हो। अब यूपीएससी की चाहत देखिए सर, लगभग 22-23 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब हम साइंस टेक की बात करते हैं तो वो भी 15 से 18 के बीच में रख रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक सब्जेक्ट को मतलब हम इस बैकग्राउंड के हैं भाई हम तो इसमें मजबूती कर लेंगे और उस वाले टॉपिक को छोड़ देंगे क्योंकि हमने तो 8वीं क्लास के बाद पढ़ा नहीं है, फिर वो चाहे टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से हो। तो सभी को यहाँ पर यही है कि मतलब स्टूडेंट्स को भी यही इस बात से समझ में आनी चाहिए कि हमें बहुत बैलेंस वे में सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। कुल मिला के समझ में आना चाहिए कि आयोग ने चक्रव्यूह रचा है। आपको चक्रव्यूह में जाना और वापस आना दोनों आना चाहिए,
नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक और बड़ी बात है भाई, जो हम सब जानते हैं कि कितना भी पढ़ लें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, और सामान्य अध्ययन में अगर 100 में 80 भी लेते हैं, मतलब 100 में 80 मतलब सवाल की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही है, तो 80 भी सवाल सही कर दें, लेकिन सीसेट वाले पेपर में अगर क्वालिफाई नहीं किए तो चेक भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल समझ सही रहे बात हैं? है। सारा दारोमदार इस उस कुर्सी के इस तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये वो सब आपके एक गेट पास पर टिके हुए हैं। अगर नहीं यस सर, जाएगा तो सर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एंगेजमेंट की रिंग होती है, ये उस तरह से है। अगर पूरी महफिल बन गई, सब कुछ सज गया और रिंग ही गायब है, अच्छा तो फिर आपकी एंट्री उस दिन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब जब तक अरेंज करेंगे हो सकता है कुछ लोग खाना पीना खा के चले जाएं। सही बात। तो ये एक रिंग है और इसे केवल रिंग ही ना लिया जाए। एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों यूपीएससी को इसको इनरोल करना पड़ा, और पहले स्कोरिंग भी होता था, वो इसलिए होता था कि एप्टीट्यूड की कहीं ना कहीं कमी थी लोगों में। लोग हिस्ट्री अच्छा जानते थे, सब कुछ अच्छा जानते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स की केवल हिंदी अच्छी नहीं होनी चाहिए, उसकी लॉजिक भी अच्छे होने चाहिए, ताकि वो सामने वाले को समझा भी सके। सही बात। और इसी लेख को पूरा करने के लिए 2011 में यूपीएससी ने सीसेट को इंट्रोड्यूस किया। जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ तो पूरा तहलका टाइप का मच गया था पूरी मार्केट में। उस टाइम जो लोग ह्यूमैनिटी से थे या फिर जो लोग ऐसे थे जिनको मैथ वैथ में थोड़ी इंटरेस्ट कम था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली कई लोगों ने इस वजह से ही अपनी तैयारी छोड़ दी। और इस तैयारी को आप ना छोड़ें। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, कहीं से भी पढ़े हुए हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी है, तो आपको केवल ये नहीं सोचना कि केवल 33 नंबर लाने हैं या 33% आपको लाना है। आपको ये सोचना है कि एप्टीट्यूड लाना है। ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो एप्टीट्यूड आ जाए जो हमसे उम्मीद की जा रही है। तो ये रिंग है आपके पास, अगर एक बार आ गई तो फिर ये कभी नहीं जाएगी, ज़िंदगी भर आपके साथ वैसे ही बनी रहेगी जैसे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो मेरे काफ़ी सारे परिचित हैं, जो परिचित मतलब अभी तो टीम में ही लोग काम कर रहे हैं, जो इंटरव्यू भी दिए हुए हैं और वो इस बार भी दे रहे हैं, संयोग से सीसेट में पास कर गए हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है कि जो सीसेट में फेल हो रहा है वो फेल होता जा रहा है यस सर, हर साल। यस सर, बिल्कुल। और जो एक बार निकल गया है वो बोलता है भाई सीसेट नहीं रुकता मेरा। नहीं, ऐसा इसमें क्या होता है ये? दरअसल बात यह है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। लोग इसको एम ही ले लेते हैं, अरे ठीक है सीसेट है, कोई नंबर तो जुड़ना नहीं, 33% लाने। लेकिन जब होते करते ये मई का महीना आ जाता है, अभी तक तो जून में होता था, अब की बार मई में है। ये 1 मई को सोचेंगे कि मुझे सीसेट निकालना है। 1 मई को इसलिए फंसता है। इनके दिमाग में आएगा कि 15 दिन हमारे लिए सीसेट के लिए काफ़ी है। 15 दिन की ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ आप पिछले 1.5 साल से नहीं कर पाए, उसे आप 15 दिन में नहीं कर पाओगे। और सिलेबस भी इतना छोटा नहीं है कि आप उसको 1 दिन या 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में कर पाओगे। आपको सीखना है, एप्टीट्यूड सीखना है, मैथ सीखनी है, रीजनिंग सीखनी है, उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग सीखनी, कुछ डाटा इंटरप्रेशन भी आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको 1 दिन में नहीं आने वाली। कितना भी आप कर लोगे, हो सकता है मरमरा के आप सब 26-27% ले आओ, तो आप फेल ही होना है, फिर तो 33 लाने हैं। और यही होता है, ज़्यादातर लोग 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर ऐसे ही रुकता है सबका, जिनका रुकता है, क्योंकि वो वही 1 मई से लेकर जब तक एग्ज़ाम होता है उस डेट में पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये है बहुत खतरनाक चीज़। और इस यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी। मेरे 2 बहुत ही परिचित मेरे दोस्त, उनका मेंस इतना शानदार था कि वो लिख देते, एक बार बैठने का उनका मौका मिल जाता तो कमाल कर देते। ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और सीसेट 2 बार नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो इसलिए सीसेट को हल्के में तो कतई नहीं लेना है। ये बहुत खतरनाक भी, इसको खतरनाक कहा जा सकता है। ये इजी वे में आप ले सकते हो, अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका मैथ से रहा है, रीजनिंग आप इंजीनियरिंग से हो, तो थोड़ा सा इजी हो सकता है। लेकिन उसमें भी अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो मैं भी आप उस टाइम पे वहाँ पर क्लिक ना कर पाओ, क्योंकि प्रैक्टिस कुल मिला के डेली प्रैक्टिस, डेली में मतलब समय देना चाहिए। लगभग अगर आप 1 घंटे भी दे देते हो, अगर अभी से लेकर चुनौती है टाइम मैनेजमेंट, अभी से लेकर हम मई की बात करें जो आने वाला एग्जाम है, अगर आप 1 घंटे भी दे देते हो, मतलब एक टॉपिक आप 1 घंटे में कर सकते। अच्छा, अभी से मई तक आप? हाँ, अभी से, ठीक, अभी से लेकर देना पड़ेगा। नहीं, साल भर
साल भर तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। साल भर में फिर ये है कि सीसेट में थोड़ा कम समय दे सकते हैं तो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं, जैसे सर अगर आप 24 को प्लान कर रहे हो तो 24 के प्लान के लिए आपको अभी से अगर आप कर रहे हो थोड़ा तो ये जाके नवंबर दिसंबर तक आपको ऐसे हो जाएगा कि ठीक है, अगर हम वीडियो भी देख लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। सर यहाँ पर है ना वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल हाँ, प्ले प्रीवियस करेगा। ईयर उसमें ये है कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपना उन्हें नहीं पता कि हमारा सीसेट कैसा है, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड के हैं, तो अगर वो पहले से लगा लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और मान लीजिए कि वो डे 1 को ही प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर है 2 घंटे में लगाया और 100+ स्कोर कर रहे हैं, तो ये है कि फिर वो उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं कि लास्ट के 1 मंथ नहीं, लास्ट में जब उनको लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है या फिर उस टाइम पे आपको मतलब बाकी सब्जेक्ट पे अच्छा ध्यान देना है, तो वहाँ पर आप सीसाइड को नहीं दे पाओगे, जाहिर सी बात है। मतलब सीसेट का आकलन शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। अगर वो एक जैसे आप होता नहीं यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कपिल शर्मा का शो जरूर देखेंगे लोग, है ना, तो ये होता है कि अगर आप यूट्यूब सारा दिन में देख रहे हो तो एक बात वाइट जरूर देखें। तो वैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 1-8 घंटे आप सीसेट के लिए भी निकाल लो। मैथ लगा को आपने कपिल शर्मा बना दिया तो 2018 के बाद से ऐसा देखा गया कि पेपर अचानक से बहुत डिफिकल्ट भी हो गए। हाँ, 18 के पहले बहुत आसान पेपर आते थे, मैं एक साइंस बैकग्राउंड के छात्र होने के नाते कहता हूँ, लेकिन 18 के बाद मुझे भी उनको करने में समय लगता था। उस तरह के पेपर्स आने शुरू हो गए। तो एक ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा, आपको लगता है वो कर पाएगा? मतलब उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं है? सर इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है। जो सीसेट हमारा टॉपिक है वैसे 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो है मैथ रीजनिंग का पार्ट, जो कि लगभग 50 to 60% अपना कवर कर लेता है, और दूसरा बचता है जो आपका एनालिसिस वाला पार्ट है, जो लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू आता है, वो दूसरा है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें इन्होंने अभी जीएस वीएस या फिर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, लेकिन जो बाकी 60% है वो तो अपने हाथ में है ना। उसमें हम किसी से कुछ पूछने नहीं जाना है कि अगर हमें मैथ आती है तो हम कर ले जाएंगे। और ये देखा गया है कि पिछले 5 से 7 साल का जो पैटर्न रहा है, मैथ रीजनिंग का लगभग सेम ही रहा है, और टॉपिक भी इतने टफ नहीं होते कि आपको बहुत रॉकेट साइंस लगानी है, ईजिली होते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे काम कर लोगे। वैसे अगर 24 प्लान कर रहा है कोई तो अभी से कर ले, 23 कर रहा है तो बिल्कुल अभी से स्टार्ट हो जाए, और इसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से सर के साथ में जुड़े हैं और ये आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कहने का कि हम इस कोर्स में जो सारे लोग की मेहनत होगी वो हम पे पास करा देंगे ना फाइनली। वो हम पे डिपेंड करेगी। क्योंकि मैं बता दूं कि इस कोर्स में सीसेट नहीं था, क्योंकि जीएस का कोर्स है और जीएस फाउंडेशन है, नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन हमने एडिशनली एक इसमें अतिरिक्त लाभ के तौर पर सीसेट दिया है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है, और इस कोर्स के साथ एक अतिरिक्त सुविधा है। करंट अफेयर्स के लिए भी हम सिर्फ आपको पीडीएफ देकर, ये नहीं कि हमने दे दिया भाई डेली का पीडीएफ है, बल्कि ओम सर डेली बेसिस पर उसकी क्लासेस लेंगे। तो ये 2 अतिरिक्त चीज़ें हैं जिसको इस कोर्स में शामिल किया गया है, एक सीसेट का पूरा और करंट अफेयर्स का। बस ये है कि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलेगा डेली बेसिस, और बाकी क्लासेस जो होंगी लाइव। ठीक है, इसीलिए मैंने कल के सेशन में कहा कि किसी बच्चे ने पूछा कि सर कितने घंटे की क्लास है, मैंने कहा कि 1000 घंटे की क्लास है, 1000+ घंटे की, लेकिन टेक्निकली तो 1700-1800 घंटे की क्लास है। बस ये लिखने से हम लोग इसलिए बच रहे हैं कि आप देखते ना घबरा जाए कि 1700 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई। मैं एक बार चाहता हूँ मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में अगर जानना, कि शिक्षकों का एक पूरा लेयर जो इस कोर्स को डील कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसके अलावा हम बार बार कह रहे हैं कि मेंटोर जो होंगे उनकी पूरी भूमिका किस तरीके से होगी, वो सेकंड लेयर है। बिल्कुल सर, टीचर के बाद जो सेकंड फेस है, आप कह सकते हैं, जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, वो मेंटोर्स है। तो टीचर ने क्लास ली और 3 घंटे की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हो पाए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो वो क्वेश्चन जो बच गए, एक तो वो वाले क्वेश्चन सबसे हमेशा परेशान करेंगे, तो सबसे पहला आदमी जिससे वो कांटेक्ट करेंगे वो है उनका मेंटोर। ठीक, तो ये तो एकेडमिक वाली एक बात रही। इसके अलावा एक अनएकेडमिक वाला फीचर भी इसलिए है क्योंकि जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है कि कर तो लिया, एडमिशन तो ले लिया, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो वो बार बार गेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी जो मेंटोर है वो उनकी हेल्प करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर जहाँ पर भी उनके, क्योंकि वो एक बहुत अनुभवी लोग हैं,
और उनके पास पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू तक का पूरा अनुभव है। और ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स अभी बच्चे फेस करेंगे, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो अपने जो उनका रहा है अभी तक की जर्नी उसमें फेस कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, तो वो वहाँ पर उनका एक रोल रहेगा। फिर इसके अलावा उसमें सर जैसे प्री मेंस और जो इंटरव्यू तीनों में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जैसे मैम ने कहा, वहाँ पर भी हमारे पास इस तरीके वो बना मंथन सेशंस का नाम दिया है हमने उसको, तो वो हम बीच बीच में करते रहते हैं ताकि बच्चों के साथ लगातार जुड़े रहें और इस मतलब पढ़ाई है जो वो कंटिन्यू रहे। प्लस दूसरी चीज़ उनकी ट्रैकिंग, कि वो कर रहे हैं ऐसा नहीं, या सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, ये ट्रैकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी, उसका भी एक फ़ीचर है उसमें कि पीएसपी करके हमने एक टाइम टेबल बनवाया है जिसमें कि वो उसमें शीट भरेंगे और सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा सर यहाँ पर लास्ट टाइम जब आता है तो लास्ट आते आते क्या है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्लान जो है वो चेंज हो जाता है उनका, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो सबका तरीका अलग होता है। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है वो 1-to-1 बेसिस पर जो मेंटोर है वो सॉल्व करेंगे। उसकी पर्सनली वो उनसे बात करेंगे, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, इन पर वो पूरी बात करेंगे। और 1-to-1 उनकी स्ट्रेटजी जो कि सेपरेट होगी, सबसे अलग भी हो सकती है वो, और बहुत से ऐसे होंगे जो फुल टाइम प्रिपरेशन करें, उनकी सबकी एक भी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें, और इस पूरे प्रोसेस में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, वो भी अगर वो अपने मेंटोर को बताते हैं कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, तो उसको भी वो टैकल करेंगे। और अगर मेंटोर को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो टीम से डायरेक्ट, मतलब फैकल्टी से डायरेक्ट बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या बच्चे को डायरेक्ट फैकल्टी से कनेक्ट करवा सकते हैं। ये सारी फीचर्स जो है वो मेंटोरशिप में अवेलेबल है। ठीक है, एक बातों में एक बात आई थी अभी कि हमें मशीन नहीं बनना है। किसी ने ये बात कही थी अभी, मनीष ने शायद कही थी कि हमें मशीन नहीं बनना है, मतलब बच्चों को मशीन नहीं बनने देना है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। 14 महीने जब हम पढ़ाएंगे और इतने सारा मटेरियल होगा, इसके बाद कई सारे उतार चढ़ाव ऐसे आएंगे जब लगेगा कि नहीं, मतलब गलत डिसीजन हो गया। एक तो आप लोग भी, हम सब भी गुजरे हैं उन सब समय से। इस पूरी बात का मतलब क्या समझा जाए और कैसे सचेत रहा जाए कि हमें मशीन नहीं बनना है? सबसे बड़ी चुनौती है कि हमें मशीन नहीं बनना है। तो देखिए आजकल क्या हो रहा है कि छात्र एक चीज़ में समझ गया है कि उसको सब कुछ मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, और वो बहुत सारा टाइम अपना यूट्यूब पे गुजारता है, और वो जो ज़्यादा समय दे रहा होता है उसमें से मिलता उसको बहुत थोड़ी सी चीज़ है। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि जब वो जुड़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका खुद का चुनाव है कि वो अच्छा चुनाव करें, क्योंकि अगर चुनाव गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और आजकल 2-3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जहाँ पे आपको चुनाव बहुत सतर्क होकर करना है। उसमें से एक इंडस्ट्री आजकल एजुकेशन भी बन गया है कि यहाँ पर भी अगर आप गलत हाथों में पड़ गए तो आपका पूरा पैसा, पूरा समय और आपका पूरा करियर ये ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्तर पे सचेत रहें कि आप जो चुनाव कर रहे हैं वो बेहतर हो। हमारे स्तर से जो हम लोग करते हैं कि हम लोग क्लास में केवल और केवल सिलेबस नहीं पढ़ा रहे होते, बल्कि क्लास में जो स्टूडेंट्स है उसके भीतर प्रयास करते हैं कि उसका एक खुद का व्यक्तित्व जगे। क्योंकि जब तक आप खुद में नहीं जाओगे, जब तक आप अपने को नहीं समझोगे कि आप कौन हो और आपको करना क्या चाहिए, तब तक तो आप मशीन ही बन रहे हो। और मैं बार बार स्टूडेंट को समझाता हूँ कि आप अपनी नज़र अपने पे रखो, अपना कंपटीशन अपने पे रखो, आप पड़ोसी को मत देखो, और पड़ोसी को देखोगे तो आप परेशान होगे। तो सबसे पहले अपना एक स्तर बनाओ आप, फिर उसको स्तर बनाने के बाद, स्तर का मतलब है कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छी समझ विकसित करो, एक बार पूरा सिलेबस जो है वो आप पूरा कर लो, उसके बाद आप अपना कंपटीशन फिर दूसरों से देखो, फिर आप टेस्ट सीरीज ले लो, आप टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अपने से पहले कर लो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें बचना है कि हमें केवल लोगों को ही नहीं सुनना है, हमें खुद भी करना है। और मैं तो हमेशा बार बार कहता हूँ कि शिक्षक आपको एक स्तर तक ले जा सकता है। इस परीक्षा में भी हम आपको प्री से लेके साक्षात्कार के गेट तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके हिस्से का साक्षात्कार हम नहीं दे रहे, ये आपको ही करना है। तो जो आखिरी पंच है, जो आखिरी छलांग है, ये आपको ही लगानी है। तो जितना विश्वास हम अपने ऊपर आपको दिला रहे हैं, उससे ज़्यादा विश्वास मेरा रहता है कि
आप अपने ऊपर भी करो कि केवल शिक्षक के चीज़ें देने से नहीं होगा। अगर हम अपने हिस्से का नहीं करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा, परिणाम तो नहीं होगा। तो छलांग हम नहीं लगाएंगे। हम छलांग कब लगाना है, कहाँ से लगाना है, वहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद करना आपको है। इसलिए अगर आप अपने पे विश्वास नहीं करते, आपका अपना आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए पूरी कक्षा के दौरान हमारा प्रयास रहता है कि जितना हम उनको पढ़ा रहे हैं उतना ही हम उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा करें कि इन सारी चीज़ों को आप हमसे भी बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हो। तो व्यक्तित्व, वास्तव में व्यक्तित्व का जो है व्यक्तित्व बनाने का प्रयास हम लोगों का होता है, मशीन बनाने का नहीं। और बार बार एक शब्द आता है आज के समय में, बच्चे उन चीज़ों को, पंक्चुअलिटी। तो वो पंक्चुअलिटी को क्या समझते हैं कि टाइम पे हम जो हमने डिसाइड कर लिया अपना टाइम टेबल कि 7 बजे उठेंगे, 8 बजे ये पढ़ेंगे, 9 बजे ये फॉलो हो पाएगा? संभव ही नहीं है। मेरा तो जीवन भर किसी का नहीं, वो हो किसी का नहीं पाएगा। और जिसका हो गया हमें लगता है कि वो आदमी रह नहीं गया। हमारे साथ हम लोगों की तैयारी के दौरान एक ऐसे व्यक्ति मिले हम लोगों को जो ऐसे ही करते थे। और मान लीजिए गलती से आंख लग गई और उसके बाद वाला टाइम जो नित्य क्रिया का है, फिर अगर वो टाइम बीत गया तो फिर वो काम भी बीत गया। अब सोचो पूरा दिन वो अपना टाइम टेबल फॉलो करते हुए कैसे करेंगे? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको मशीन नहीं बनना है। पंक्चुअलिटी का मतलब है, जैसे आपने ये तय किया, हम लोगों ने तय किया कि 13 महीने में ये कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। अब इसमें ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि 13 महीने में जिस दिन जिसकी क्लास है वो उस दिन क्लास ले ही पाए। ये ना स्टूडेंट कर सकता है ना टीचर कर सकता है, स्वास्थ्य है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन ये बात कमिटेड है कि हम कैसे भी करके 13 महीने में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कर देंगे। तो पंक्चुअलिटी ये है कि पॉलिटी अगर मुझे 1.5 महीने में करना है तो मैं 1.5 महीने में पॉलिटी ख़त्म कर दूंगा। पॉलिटी मतलब परिणाम इस चीज़ की। ऐसे ही आपने अगर परिणाम के लिए 2-3 साल आपने लिया तो उस 2-3 साल में आप परिणाम दे लो, ये आपकी पंक्चुअलिटी है। लेकिन आप घंटा अगर गिनेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो असली समय आपका जो गुणात्मक जो आपके लिए है वो तो कैलकुलेशन में चला जा रहा है। तो मशीन बनने से थोड़ा सा छात्रों को बचना है। और ये पूरा प्रयास रहेगा हम लोगों का कि भाई व्यक्ति बनो। बाकी तो भीड़ तो सब बन ही रहे हैं, पीठ के पीछे लग के चल ही रहे हैं। तो व्यक्ति बनने का प्रयास करिए, सिविल सेवक तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल। ये अभी इन्होंने एक अच्छी बात कही जिसमें से मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने, हम में से कितने लोगों ने, बच्चों से तो हम पूछते ही रहते हैं, हम में से कितने लोगों ने रूटीन बनाया है जीवन में? सब बनाया, 7 बजे बनाया तो हर सबने, फॉलो नहीं हुआ। और कितने लोगों ने फॉलो किया? बनाने के 1 दिन बाद तक फॉलो किया। 2-3 दिन तक होता नहीं, था। मेरा 1 दिन का रिकॉर्ड है हमेशा। बनाने के 1 दिन बाद तक फॉलो हुआ है, सेकंड डे से नहीं हुआ। मुकुल, आपने लग रहा है किया है? नहीं सर, मैंने भी नहीं कर पाया मैं भी। सर इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ लबासना में शुरू नहीं होती है सर। जिस दिन से आपने सोच लिया कि मेरे को एक सिविल सर्वेंट बनना है, उसी दिन से आपको चीज़ों को मैनेज करना शुरू करना पड़ेगा। आप बार बार हम लोग बात करते हैं इस एग्जाम में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा। सर ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप 1 दिन में सीख जाओ इसको। ये प्रक्रिया समय के साथ आएगी। जैसे जैसे आपका कोर्स, जैसे जैसे आपका बैच आगे चलता जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ को हमें छोड़ना है, किस चीज़ को हमको पकड़ के लगना है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि लबासना में ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है। ट्रेनिंग उसी दिन से आपकी शुरू हो गई जिस दिन आपने मन बना लिया कि हाँ मेरे को ये एग्जाम देना है। अब वो क्रैक होगा या नहीं होगा ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और लक पे डिपेंड करता है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग उस दिन से शुरू हो जाती है। सही बात है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर ऐसा देखा है, ये मेरा विचार है, वो लोग इससे असहमत हो सकते हैं, कि बच्चे तैयारी करने से ज़्यादा तैयारी करने के बारे में सोचने में समय गुजारते हैं। तैयारी करने की तैयारी करते हैं। तो मतलब होता क्या है कि ये कि हाँ मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, इस सोच विचार में उनका बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। तो जो मेरी एक हमेशा सलाह होती है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको हमेशा मैं सलाह देता हूँ कि हैव अ नॉर्मल लाइफ। क्योंकि ये ऐसा 15 दिन या 1 महीने का तैयारी नहीं है कि आपने आज से पढ़ना शुरू किया, 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, आपने दे दिया, खत्म हुआ। अगर ऐसा एग्जाम होता तो आप 24 घंटे भी पढ़ सकते हो। हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में किया होगा कि एग्जाम है, 2 रात नहीं सोए, हम सब ने लाइफ में एक किया है। लेकिन अगर एग्जाम 2 साल बाद है तो आप 14 घंटे रोज नहीं पढ़ सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप युवा लोग हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कि आपके जीवन में दोस्त भी होने चाहिए, आपके जीवन में थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, फिल्में भी होनी चाहिए, घूमना फिरना भी होना चाहिए। एक सामान्य जीवन आप बना के रखेंगे तो ही आप एक जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक तरीके से बन के रहेगा। और इस एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है, आपने लिया हुआ है, उसके लिए आपको एफर्ट डालना है, वो एफर्ट आप डाल रहे हो।
ये आपका जीवन नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि ये अब मैं ये कर रहा हूं तो अब मैं किसी पे दोस्ती नहीं करूंगा, दोस्त को फोन नहीं करूंगा, टीवी नहीं देखूंगा। जीवन भी नहीं है और जीवन मरण का प्रश्न भी नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है। ये भी बात, तो दोनों बातें हैं। सर यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी, कई स्टूडेंट ना ये सोचते हैं कि यही संघर्ष है, इससे ज़्यादा कठिन जीवन जो है हम कभी नहीं जी पाएंगे। लेकिन सर वास्तव में कठिनाई और संघर्ष शुरू होता है सिलेक्शन के बाद, क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट के साथ रहती हूँ, मुझे पता है कि कई बार 2-2 रात बिना सोए आपको बात। फील्ड में रहना पड़ता है। अब आपने जिक्र कर दिया तो पूरी बात बता दीजिए। मतलब पुलिस सर्विस में जी हैं आपके पति, जी तो इस वजह से उनकी ड्यूटी वैसी रहती होगी ना? जी जी सर, इंडियन पुलिस सर्विस में है, पहले आईआरएस में थे, लेकिन चुना कि फील्ड में रह के काम करना है तो इंडियन पुलिस सर्विस बहुत प्रतिष्ठित जॉब है। लेकिन सर वास्तव में अगर कोई डिपार्टमेंट काम, वैसे तो सभी डिपार्टमेंट काम करते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट वास्तव में बहुत ही शिद्दत से काम करता है। और मैंने प्रत्यक्ष तौर पे देखा है कि दोस्तों जो आप संघर्ष सोच रहे हो आपके जीवन में अभी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना उसके बाद आप तरसोगे होली दिवाली मनाने के लिए अपने सही बात। परिवार के साथ। और तो खास इसीलिए करके पुलिस महकमे के लिए तो तब बहुत। आपको पता लगेगा कि तैयारी से ज्यादा आनंद कभी हो कभी नहीं नहीं। सकता। इससे बड़ा आनंद कभी नहीं है। सर इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करूंगा, मेरे फादर भी पुलिस से रिटायर्ड है, तो हम लोगों ने ऐसी कई फेस्टिवल्स मनाए हैं जो हमने अकेले मनाए हैं। तो बेसिकली मैं सही बात है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे अतुल कह रहे थे कि जब भी आपको इनमें से कोई कुछ बात बता रहा है, समझिए कि वो गलती उस व्यक्ति ने खुद भी कभी किया है। जैसे रूटीन बनाने वाली बात है, इसमें मेरा मानना है कि रूटीन बनाना एक बचकाने तरीके की हरकत ज़्यादा है, क्योंकि हम रूटीन वैसा बनाते थे जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। 7 बजे से 9 बजे तक हिस्ट्री, 9 बजे से लेकर 9:08 तक नाश्ता और 9:10 पर तो रूटीन बनाने की दिक्कत नहीं थी। रूटीन कुछ तरीके से नहीं बनाया गया था। रूटीन का मतलब मध्य मार्ग अपना के चलिए, ऐसा मत रूटीन बनाइए जो संभव ही नहीं है कि उसको कर पाए। इसीलिए हम सारे लोग इस बात पर सहमत हैं कि हम सबने रूटीन बनाया, किसी ने फॉलो नहीं किया, और आप भी वही कर रहे होंगे। और यही अनुभव काम आता है। ये कोर्स भी बेसिकली उसी अनुभव का हिस्सा है कि हमने जो जो गलतियां की हैं, या हमने जैसे मैम बता रही हैं कि इन्होंने भी दरअसल साथ में ही तैयारी की जी। और वो अभी आईपीएस हैं, मैम ने भी इंटरव्यू दिया, तो इनको बहुत नज़दीक से पता है कि भाई कहाँ तक पहुँचने में छोटी गलतियाँ कौन सी रह गई हैं। और वो अनुभव बहुत कारगर होता है कि वही अनुभव हम आपसे शेयर करते हैं कि उस पर ध्यान दीजिए। सर रूटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टारगेट सेट करना। टारगेट सेट करना अच्छा है बिल्कुल सर, कि भाई आपने टारगेट सेट कर लिया है कि इतना चैप्टर तक कर लेना है, कर लेंगे, इस टॉपिक को कर लेना है, कर लीजिए। जी और एक और गलती मत कीजिएगा, घंटे की पढ़ाई मत कीजिएगा। जी जब आप पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका मतलब अभी अभी आपने सोचा है, तैयारी करनी है। और ये सबसे कॉमन सवाल है। ये कॉमन सवाल है कि सर कितने घंटे जी। पढ़ने चाहिए। मतलब जितने टॉपर्स के साथ मैंने सेमिनार किए हैं उसमें सबसे ज्यादा सवाल यही आते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें और रूटीन कैसे बनाएं। तो इससे अच्छा ये होता है कि कितनी बार पढ़ा है। हाँ, टॉपिक्स पर ज्यादा वो करिए। दिन भर को भी ऐसे बांटिए कि टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं, और यही तरीका अल्टीमेटली काम आएगा। तो ये सब कोर्स में आपको बहुत सारी चीजें इस तरह का, जैसे सर ने कहा, अमरेंद्र सर ने, कि कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। आपके व्यक्तित्व के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, आपका आत्मविश्वास भरना आप में। आपको खुद पर तो पहले भरोसा हो। हम आपको कितना भी भरोसा दिलाएंगे अपने ऊपर कि हम करा देंगे, वो फॉल्स बात है, झूठी बात है। ऐसा नहीं होता। हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे, उतना आत्मविश्वास भरवा सकते हैं आप में कि आप एक दिन कहने लगिए कि भाई मैं कर लूंगा, तब बात बनेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज पूरी बातचीत हमने दिल खोल कर की है, और कल भी की थी लाइव में। हालांकि कोई और बात रह गई हो तो बिल्कुल सर, बताइए। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो कोर्स है, कोर्स की जो पूरी जो डिटेल है उसको एक बार आप बता दें। बेहतर ढंग से बता दें बच्चों को। ठीक है, कोर्स में देखिए, सबसे पहले तो 1000+ घंटे की मैंने बता दिया है। 1000+ घंटे की जो कक्षाएं हैं वो शुरुआत हो रही हैं 15 फरवरी से। 14 फरवरी से बैच है। ओरिएंटेशन क्लास 14 फरवरी को। ओरिएंटेशन क्लास का मतलब क्या हुआ
कि उस दिन हम आपको ये बताएंगे कि भाई इस पूरी परीक्षा की तैयारी की प्रकृति क्या है, प्रश्न कैसे, मतलब किस 3 चरणों में परीक्षा होती है और किसका क्या वेटेज है। सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे, ठीक है। पिछले 2-3 सालों में क्या ट्रेंड रहा है वो समझ लीजिएगा। तो एक बेसिक जो बात होती है कि जैसे मैंने सोचा है कि अभी मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं और मुझे कुछ भी नहीं पता, तो उन लोगों के लिए उस दिन एक पूरा फाउंडेशन मिल जाता है उनको। फिर शुरू होता है सब्जेक्ट, तो पॉलिटी से क्लास शुरू होगी और ब्रोशर जो आपको मिलेगा, ब्रोशर में एक सब्जेक्ट का ड्यूरेशन लिखा होगा। तो पॉलिटी जैसे 15 फरवरी से शुरू है तो अगले 40 क्लास तक के लिए पॉलिटी चलते रहेगा। फिर अतुल सर इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे और इसी क्रम में आपको सारी कक्षाएं अंत तक मिलेंगी। तो ये हो गया लाइव कक्षाओं की बात। 1000+ घंटे के अलावा आपको डेली बेसिस पर सीसेट की एक कक्षा मिलेगी और एक कक्षा मिलेगी करंट अफेयर्स की, जो उसी दिन भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसका वीडियो फॉर्मेट में भी और प्रिंट फॉर्मेट में भी, दोनों में आपको मटेरियल मिलेगा। ये एक बात हुई। लेकिन तैयारी सिर्फ इसी से मुकम्मल नहीं होती, इसलिए इसके साथ बहुत सारे और सहयोग की जरूरत होती है। जैसे जब टीचर ने आपको पढ़ाया, जैसे अमरेंद्र सर ने शुरू किया पॉलिटी पढ़ाया, उसके साथ एक पीपीटी जो ये इस्तेमाल कर रहे होंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें पूरी बात नहीं होती पीपीटी में, तो उसके लिए एक और नोट्स रहता है। इसमें पूरा नोट्स रहता है, वो नोट्स भी मिल जाएगा। ये पीपीटी इसलिए हम लोग दे देते हैं कि रिकॉल बहुत अच्छे से हो जाता है क्योंकि आपने उसी पर पढ़ा है, तो ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे अच्छा फीचर है, आप देखिएगा कि हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको। जो आप क्लास में जैसे नोट्स बनाते हैं, तो अभी तो आप सीख रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, आप पूछ रहे हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। ये जो नोट्स बना रहा है व्यक्ति, ये इंटरव्यू दिया हुआ व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को ठीक से पता है कि नोट्स में डायग्राम्स कैसे बना दें ताकि आप उसका इस्तेमाल एग्जाम में कर पाएं। तो जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, उत्तर लेखन करेंगे, तो ये नोट्स की प्रक्रिया जो आपको मिलेगी नोट्स, इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। ये जो नोट्स बन रहा है ये हमारी क्लास के दौरान ही बनाए जाएंगे। क्लास के दौरान ही बनाए जाएंगे। उसी क्लास का नोट्स होगा हैंड रिटन नोट्स। आप जिस समय क्लास ले रहे होंगे उसी समय वो हमारी टीम के जो मेंबर हैं वही क्लास कर रहे होंगे और उसी के आधार पर नोट्स बनाएंगे। तो आपको ये भी समझ आएगा कि क्लास नोट्स बनाना कैसे चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब शानदार फीचर है। इसके अलावा फिर मेंटोरशिप, जैसा कि ओम सर ने बताया, मेंटोरशिप में 2 लेवल पर मेंटोरशिप है। पहला मेंटोरशिप का लेवल यह है कि 1-to-1 जिसको बोलते हैं, कि आपको एक मेंटोर अलॉट किया गया है, उनसे आपकी बातचीत हो रही है, आपको जो भी डाउट है वो तुरंत अपने मेंटोर को बताइएगा और 24 घंटे के भीतर वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। समस्या अगर ऐसी हुई कि बिना शिक्षक को, टीचर को बीच में ले आए नहीं किया जा सकता पूरा, तो वही संपर्क करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। वो संपर्क, मान लीजिए अतुल सर ने कुछ ऐसा पढ़ाया जिसमें आपको डाउट हो गया और आपने अपने मेंटोर से कहा कि भाई मुझे इसमें समस्या है, उनके समझाने से बात नहीं समझ में आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर अतुल सर से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, तो वो आपको कांटेक्ट करा देंगे अतुल सर से और उसमें आप पूछेंगे। तरीका 2 हो सकता है, या तो हो सकता है कि अतुल सर उस समय फ्री हों तो उसी समय बात हो जाए, लेकिन मे बी कि आपको अगली क्लास में अतुल सर को बता दिया जाए कि इस नाम से जो स्टूडेंट हैं इनकी क्वेरी को लेना है प्रायोरिटी पर, तो वो सबसे पहले उसको ले लेंगे। एक तरीका ये हो गया। तो 1-to-1 मेंटोरशिप में ये हो गया एकेडमिक बात। इसके अलावा भी आपको एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपको लग रहा है कि सर इस बार ड्रॉप कर देना चाहिए, तो इस तरह की बातें भी आपसे मेंटोर्स डिस्कस करेंगे और उसमें सही मार्गदर्शन और निर्णय आपको करेंगे। फिर आंसर राइटिंग, जब मेंटोर, समझिए कि एक, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मेंटोर एक मतलब सेंटर पॉइंट है। जैसे उत्तर लेखन आपने किया, वहां भी आपको डाउट हो सकता है, फिर मेंटोर ही काम आएंगे, है ना। तो एक ये तरीका हो गया। इसके बाद एक लेवल पर और मेंटोरशिप होती है जिसको बोलते हैं ग्रुप मेंटोरशिप। ग्रुप मेंटोरशिप में जैसे अनिल स्वरूप सर के साथ जो आईएएस हैं और भूतपूर्व कोयला सचिव और एजुकेशन शिक्षा सचिव रहे हैं, 1981 बैच के आईएएस हैं,
उनका सिलेक्शन 1 साल पहले आईपीएस में हुआ था और 1 ही साल बाद फिर वो आईएएस हो गए और बहुत नामी व्यक्तित्व हैं। गूगल कीजिएगा, आपको विकिपीडिया पर मिल जाएंगे। तो उनसे मैंने कई बार जो सेशन किया है, आपने देखा भी होगा, वही ज्ञानवाणी सेशन है। तो ज्ञानवाणी सेशन हो गया ग्रुप मेंटोरशिप, ठीक है, और वो हर हफ्ते हम कराते हैं। उनकी जगह ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो सफल हैं, जैसे अभी राघवेंद्र जी हैं, आईपीएस हैं ऑलरेडी, तो वो हमारे साथ अटैच्ड हैं इस भूमिका में, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्रुप मेंटोरशिप का कार्यक्रम चलाएंगे। सर कोर्स का ड्यूरेशन हम लोग जो 13 महीने कह रहे हैं, जब आप ये बैच लेते हैं तो ये असल में उसका ड्यूरेशन 24 महीने का होता है। हाँ, वो 13 महीने का नहीं है, 13 महीने कोर्स खत्म करने की बात जी। है, लेकिन वो 13 से 14 मानिए, 13 जी। महीने एग्जैक्ट नहीं है, हाँ, वो मान के चलिए कि 14 महीने तक जा सकता है। लेकिन वैधता कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, वो है 2 साल 24 महीने। 24 महीने में जो वीडियोस, जैसे मान लीजिए आपने 13 महीने तक जो वीडियोस देखे हैं, वो सारे वीडियो आपके लाइब्रेरी में रहेंगे। आप जिसको भी देखना चाहें कई बार देख सकते हैं, उसमें कोई असीमित बार देख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फीचर में सर उत्तर लेखन हाँ, उत्तर लेखन की चेकिंग, जो एवेल्युएशन वाला पार्ट है। हाँ, इवैल्यूएशन वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। वही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई सब कोई कहता है आंसर लिखिए, आंसर लिखिए, लिखें कैसे? अच्छा, एक और समस्या, लिखें तो चेक किससे कराएं? लिख के रखते जाएं या चेक भी कराएं? रिमार्क्स कैसे मिले? सर हमारे जो ऐप है और हमारा प्रोग्राम है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मेंटर्स हैं आपके पास। हाँ। आप अगर शुरुआत भी कर रहे हो और आपने बिल्कुल बेसिक आंसर भी लिखा है, तो भी मेंटर चेक करेंगे, आपकी कमियां बताएंगे और आपको सुझाव बताएंगे कि आप बेहतर कैसे लिख सकते हो। तो क्रमबद्ध तौर पे आप जब 40-50 आंसर लिख लोगे तो स्वाभाविक है आप सीख जाओगे। और इसके लिए भी टीम अलग है, मेंटर्स तो हैं ही। मेंटर्स बेसिकली कम्युनिकेशन करके आपको बताएंगे। मेंटर्स बेसिकली कॉपी को चेक नहीं करेंगे। हाँ, इवैल्यूएशन जो टीम चेक करेगी, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब इवैल्यूएशन टीम से आ गया आंसर और फिर भी उसके बाद ये समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा पॉइंट क्यों लिखा, जबकि मेरे हिसाब से तो सही है, तो वो डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर से। और उसमें आपको जो आंसर लिखा मिलेगा ना, आंसर जब चेक करके, तो टिप्पणियां लिखी होंगी साइड में कि कहाँ कमी रह गई, या अगर मजबूत पक्ष होगा तो वो भी लिखा रहेगा कहाँ आपने बहुत अच्छा किया है और इसको, इस प्रयोग को आगे भी करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। दूसरा, प्रीलिम्स की तैयारी। तो प्रीलिम्स की एक तो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के जरिए भी आपकी तैयारी मजबूत होगी। लेकिन असली बात वो नहीं है, असली बात यह है कि डेली बेसिस पर, अभी जैसे अतुल सर क्लास ले रहे हैं, मेरे ख्याल से आप पर तो पूरा बच्चे सिनॉप्सिस लिख के भेजते हैं आंसर का काफी लंबा कमेंट में। हाँ, तो मैं उनको क्या एक करते हैं मैं उनको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं नॉर्मली उस पर कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई करता हूँ, तो कभी कभी छूट जाते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं, मैं मतलब आंसर पे रिप्लाई करता हूँ। तो अभी जैसे क्लास में चल रहा है, हाँ, ये तो यूट्यूब की क्लास है। हाँ, अगर आप यूट्यूब की क्लास पर डेली एक क्वेश्चन दे पा रहे हैं, हाँ, तो कोर्स में समझिए कि किस लेवल पर तैयारी होगी। तो कोर्स में आपको एमसीक्यू भी टीचर के द्वारा दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा, किन विधियों से सॉल्व करें, और उसमें यह भी बताया जाएगा कि उत्तर लेखन में किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या क्या चीज़ें होंगी। ये डेली बेसिस पर किया जाएगा। एक आध दिन कभी छूट जाए तो अलग बात है, छूट जाए मतलब हो सकता है इसमें। फिर एक वीकली टेस्ट है, साप्ताहिक टेस्ट, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। और विशेषताओं की अगर बात करें तो SIP प्रोग्राम है हम लोग के पास में। SIP है सक्सेस इन प्रीलिम्स। देखिए, एडिशनल में तो ये भी है, जैसे सीसेट है, एडिशनल फीचर है, मतलब अतिरिक्त एक विशेषता है जो निःशुल्क है। उसके अलावा करंट अफेयर्स का जो वीडियो प्रोग्राम चल रहा है वो भी निःशुल्क है। और ये प्रोग्राम SIP है जो सक्सेस इन प्रीलिम्स, लक्ष्य सीरीज के नाम से, इस लक्ष्य सीरीज के नाम से हम अभी चला भी रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। तो ये तमाम तरह के फीचर्स हैं जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बीच बीच में आपके फीडबैक्स भी बहुत काम आएंगे, बीच बीच में आप बताएंगे, उसके हिसाब से जो भी इम्प्रूवमेंट करना होगा वो हम तो करेंगे। तो इतने तरह की चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है। और ये कोर्स एक दिन में डिज़ाइन नहीं किया गया है, बहुत समय से हम लोग इस पर लगे हुए हैं। इनफैक्ट डेली बेसिस पर चर्चाएं होती रही हैं कि क्या शामिल किया जाए, किस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए कोर्स को डिज़ाइन करना था, तो थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाया गया है, अवधि बढ़ाई गई है क्लासेस की,
और एक बात ध्यान पे रखिए कि ये पूरी क्लासेस जो होंगी एक दिन में 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस, तो 3 घंटा आप मान लीजिए कि आपका साथ फैकल्टी के साथ रहने वाला है, आपके टीचर के साथ रहने वाला है, और इसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए, आज मेरे ख्याल से बहुत सारा गप किया हम लोगों ने, आज फ़ायदा उठाया हम लोगों ने कि सारे लोग एक साथ कुछ क्लासेस इधर उधर मैनेज करके किया गया कि सारे लोग एक साथ आ जाएं। एक बार ज़रूरी था आप सबसे मिलना। तो अब एक एक कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जिसमें हम अलग अलग फीचर्स पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।